हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बैंक ऑडिट का कंप्लीट रिवीजन। और मैं बता दूं, ये आपको बैंक ऑडिट की बेस्ट वीडियो रहेगी। जब तक ये यूट्यूब पर है, समझ लो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर द बैंक ऑडिट रिवीजन। यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट कवर होंगे। कंसेप्ट के साथ साथ जो पूरा हमारा क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे भी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दिस इज समथिंग, समझ लो ये आपके लिए, मैं इसको क्या नाम दूं, भगवान का प्रसाद समझ लीजिए। हर स्टूडेंट के लिए बैंक ऑडिट का ये प्रसाद है और आपका पूरा फियर जो है, जो पूरा डर है आपका बैंक ऑडिट को लेकर, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदित्य का, अंश, योगिता, सलोनी, रोहित, श्वेता, सौरभ, मलानी, सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। तकरीबन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से हो सकता है 1 घंटे 15 मिनट में आपके ले लूँ, मैं आपको पूरा बैंक ऑडिट का रिवीजन अच्छे से करवा दूंगा और आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाऊंगा, हर चीज़ का लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। और आपको मैं वादा करता हूं, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे मेरी इस सेशन से, मेरी इस क्लास से। ठीक है जी, एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दे दीजिएगा और उसके बाद हम करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट। देखिए, ऑडिट ऑफ बैंक, सबसे पहले कुछ बेसिक बात करूंगा, हम हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर हड़बड़ी करेंगे तो ये पूरा सेशन खराब हो जाएगा। अगर मैं किसी भी एंटिटी की बात करूं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, एनबीएफसी हो, कंपनी हो, पीएसयू हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, ये एक एंटिटी ही तो है ना बाबू, चाहे कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, आप मुझे बताइए स्टैट ऑडिट करते टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट बताए गए हैं कि एक ऑडिटर क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है, उसको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। चैप्टर 3 के अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन सीखा है, चैप्टर 2 के अंदर आपने प्लानिंग सीखा है, चैप्टर 4 के अंदर आपने रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल सीखा है, चैप्टर 5 के अंदर आपने फ्रॉड रिपोर्टिंग सीखी है, चैप्टर 6 के अंदर आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सीखा है, चैप्टर 7 के अंदर आपने सैंपलिंग सीखा है, चैप्टर 8 के अंदर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर सीखा है। मतलब जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के जितने भी रूल्स हैं, क्या बताइएगा, सोच कर रिप्लाई कीजिएगा सभी स्टूडेंट मेरे साथ, क्या वो सारे रूल्स आपके बैंक ऑडिट पर भी लगेंगे? क्या वो सारे रूल्स आपके बैंक ऑडिट पर भी लगेंगे? क्या आंसर में यस और नो आपको देना है। मतलब जो मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं सर ऐसे 315 के अंदर, क्या वो मेरा बैंक ऑडिट में भी होगा? क्या जो मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करता हूं, क्या वो मेरा बैंक ऑडिट में भी होगा? क्या जो मैं टीम मीटिंग करता हूं, टीम मीटिंग, टीम प्लानिंग इवेंट जिसको हम रियल लाइफ में बोलते हैं, क्या वो टीम प्लानिंग इवेंट या टीम मीटिंग बैंक ऑडिट में भी होगा? क्या वो प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे पार्टनर जो हमें बातें बताता है, वो यहां भी होगा क्या? आंसर आ रहा है प्रतीक, सौरभ, विनीत, मयंक, तुषार, वंशिका, दीप्ति, अलीशा, दीपांशु, अनमोल, अंकिता, आकृति, सुमिंदा, उमंग, सभी बच्चों ने कहा यस सर।
100% जितने भी प्रोविजन आप पढ़कर आते हो, चाहे एसए 505 का कंफर्मेशन हो, चाहे एसए 501 का लिटिगेशन हो, चाहे आपका एसए 230 का डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे व्हाटएवर वी स्टडीड इन आर टिल चैप्टर नंबर 10 ऑडिट रिपोर्ट, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन बैंक ऑडिट। तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि सर वो सारी एक्टिविटी जो मैं जनरली स्टैट ऑडिट के अंदर करता हूं, वो सारा काम मैं यहां भी करने वाला हूं। इसका मतलब एसए 320 का मटेरियलिटी भी निकलेगा क्या? जरा बताओ, एसए 320 का मटेरियलिटी भी निकलेगा क्या? हां भाई हां, निकलेगा। फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर फिर ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं जब हमको पूरा ज्ञान है, जब आपने हमको ये सिखा दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करते हैं, देन व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर बैंक ऑडिट। बेटा आपने जब चैप्टर 4 पढ़ा था, जिसके अंदर आपको एक कंसेप्ट सिखाया जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है क्या, जब भी आपको रिस्क असेसमेंट करना होता है, ऐसे 315 का नाम बताइए क्या है? ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये दो वर्ड अपने आप में बहुत बड़े हैं। क्या कहता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। मतलब आप सारे काम कब कर पाओगे? जब आप उस एंटिटी को समझ पाओगे, और उस एंटिटी को समझकर आप सारे काम कर पाओगे, चाहे वो कंट्रोल हो, रिस्क असेसमेंट हो, कुछ भी क्या ना हो। इसका मतलब सर बैंक के अंदर मुझे बैंक के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। बैंक के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बैंक के बिजनेस को नहीं समझूंगा तो मैं स्टैट ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, चाहे मेरे को सारे बेसिक रूल्स आते हो या ना आते हो। अगर आप वीडियो से प्रभावित हुए अभी तक, अगर आपको लगता है यार अभी तक एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ है कम से कम समय के अंदर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं तकरीबन 350 स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, जबकि लाइक हमारे सिर्फ 150 हैं। तो इस को बढ़ाकर 400 कीजिए, ताकि एनर्जी, आपकी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए और मैं उतना ही आपके साथ बढ़िया एक एनर्जीफुल हमारा सेशन ये रहे। तो देखिए अब मैं आता हूं मेन मुद्दे की बात। ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के अंदर बेसिक बातें पढ़ी है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टीम प्लानिंग, मीटिंग, वो सारी बातें पार्ट 1 के अंदर कवर आ जाती है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी रहेंगी, जैसे कि भाई जैसे कंपनीज का ऑडिट करते हैं तो कंपनीज एक्ट लगता है, बैंक के ऊपर आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगते हैं। बैंक को जो गवर्न करते हैं, बैंक को जो कंट्रोल करते हैं, बैंक को जो कानून फॉलो करने होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। बैंक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं? बेसिक बोल सकता हूं। इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? बेसिक बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे पार्ट नंबर 2 के अंदर हम क्या कवर करेंगे? बैंक के, सोचो बेटा, बैंक का बिजनेस अब आपको मेरे को बताना है। बैंक के बिजनेस में सबसे मेन, सोच कर बताना, बैंक के बिजनेस में सबसे मेन एसेट कौन सा होता है? जरा बता दो। बैलेंस शीट का सबसे मेन एसेट कौन सा होता है? जरा कमेंट करके बता दो। 1 घंटे चलेगा गोविंद अग्रवाल, अभी तो स्टार्ट किया बेटा, अभी तो आप मजे लो बेटा। सर बताओ कौन सा? सर बैंक का सबसे बड़ा एसेट होता है एडवांस, जो बैंक अलग अलग फॉर्म में लोगों को एज ए लोन में देता है। किसी को वो होम लोन देता है, किसी को सीसी लिमिट देता है, किसी को अलग अलग फॉर्म में पर्सनल लोन, अलग अलग तरह से वो एडवांसेस देता है। ये बैंक का सबसे मेन बिजनेस होता है। तो मतलब बैंक का सबसे मेन एसेट जो है वो एडवांस हो गया। अब एक बात बताइए, इस एडवांस के अगेंस्ट क्या उसे कोई इनकम भी जनरेट होगी क्या? पीएनएल की सबसे मेन इनकम बताओ भैया कौन सी रहेगी? ये आपने मेरे को बताया एसेट। अब बताओ पीएनएल की सबसे मेन इनकम क्या रहेगी? सर इस एडवांस के अगेंस्ट हमने कोई भाईचारा थोड़ी ना किया है। बैंक आपसे सर इंटरेस्ट इनकम लेगा, ये इंटरेस्ट इनकम आपके पीएनएल का सबसे मेन इनकम रहेगा। चलो जी, दूसरा एसेट बताओ सबसे मेन बैंक का क्या रहेगा? सर सबसे मेन दूसरा एसेट जो होता है ना बैंक का, वो होता है इन्वेस्टमेंट। बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक उसको अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट करके रखता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम भी मेरा पीएनएल का सेकंड मेन इनकम रहेगा। जब तक आप बैलेंस शीट को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप बिजनेस के मेन कंपोनेंट्स को नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको अंदर नहीं घुसा पाऊंगा बेटा। पहले टेक्निक समझो, पहले फाइनेंशियल समझो, बिजनेस की बेसिक नॉलेज लो, तब हम अंदर जा पाएंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखिए ये मैंने बात कर ली मेन एसेट की इनकम की। अब आप मेरे को सोचकर बताइएगा,
बैंक का सबसे भारी भरकम लायबिलिटी कौन सा होता है, बताइएगा। बैंक का सबसे भारी लायबिलिटी कौन सा होता है सर? बैंक का सबसे भारी लायबिलिटी होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है सर, सेविंग अकाउंट में हो सकता है, आपका एफडी फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में लोग आपके यहां डिपॉजिट करवाते हैं। तो क्या मेरा कोई खर्चा भी बनेगा क्या? ये मैंने इनकम की बात की है, क्या कोई मेरा खर्चा भी बनेगा क्या, बताइए जरा। क्या अगर कोई मेरे यहाँ पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है तो क्या बैंक उसको कुछ देता है क्या? यस सर, देता है। क्या देता है सर? इंटरेस्ट देता है। तो मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा एक मेजर खर्चा दिखेगा आपको बैंक के फाइनेंशियल्स के अंदर। तो अपन बात करते हैं, इसका मतलब सबसे मेन एसेट हो गई एडवांस, एक हो गई इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के अगेंस्ट मेरी इनकम भी हो गई, एक इंटरेस्ट इनकम और एक इन्वेस्टमेंट इनकम। सबसे बड़ी लायबिलिटी हो गई डिपॉजिट, जो कि लोग मेरे यहां रखते हैं, और उसके अगेंस्ट में देता हूं इंटरेस्ट। अब आप सोचकर बताइएगा, ध्यान से सोचकर बताइएगा, दिमाग लगाकर बताइएगा, जो एक हम नॉर्मल कंपनी के अंदर देखते हैं, नॉर्मल कंपनी में आप देखते हो क्या क्या खर्चे देखते हो सर? रेंट एक्सपेंस देखते हैं, एडमिन एक्सपेंस देखते हैं, लीगल एक्सपेंस देखते हैं, सैलरी का खर्चा देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, अलग अलग तरह के प्रोविजंस देखते हैं। तो क्या ये सारे खर्चे एज इट इज क्या बैंक के फाइनेंशियल में भी देखने को मिलेंगे क्या? हाँ या ना? क्या ये सारे खर्चे आपको बैंक के फाइनेंशियल में भी देखने को मिलेंगे या नहीं? बताइएगा फटाफट से। यस सर, बिल्कुल मिलेंगे। यस सर, बिल्कुल मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जो ऑडिट प्रोसीजर हम नॉर्मल सीख कर आए हैं कि आपको रेंट एक्सपेंस कैसे चेक करना है, आप एग्रीमेंट उठा लो, एग्रीमेंट में देख लो एस्केलेशन क्लोज क्या है, उसके हिसाब से कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, रेशियोज निकाल सकते हो, पीवाई के साथ कंपेयर कर सकते हो, टीओडी कर सकते हो, सैलरी के अंदर मंथ ऑन मंथ वेरिएंस कर सकते हो। ये मैं आपको ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाकर लाया था। क्या बैंक ऑडिट के अंदर भी हम इन चीजों को उसी तरह से चेक करेंगे या कुछ अलग लगाएंगे? सर उसी तरह से चेक करेंगे जैसे हम जनरली करते हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका मतलब मुद्दे की बात जो अगर मैं करूं बैंक ऑडिट के अंदर, तो एक है एडवांस के ऊपर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तीसरा है डिपॉजिट के ऊपर। अगर एसेट साइज बैलेंस शीट की बात करें तो, खर्चे की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस की हम बात करेंगे। अब एक और बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सर? बताओ सर। अब अपन बात स्टार्ट करते हैं एडवांस की। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बैंकिंग, अब मैं थोड़ा सा बुक पे लेकर आ रहा हूं आपको, अगर आपको फ्लो समझ आ गया हो तो 12 मिनट के अंदर जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बैंकिंग, उसके कंसेप्ट नंबर 1 से लेकर कंसेप्ट नंबर 11 तक बेसिक बातें हैं जो हम पढ़कर आते हैं। ये नहीं है कि मैं छुड़वा रहा हूं, ये हम चैप्टर के आखिरी में कवर करेंगे क्वेश्चन बैंक से। और एक दो कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि कंपनीज के केस में क्या बनता है बेटा? कारो बनता है ना, ऐसे यहां पे भी एक LFAR की रिपोर्ट जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे आखिरी में। तो यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है एडवांस। सभी बच्चे क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे क्लियर है? अब ये चैप्टर हमारा जो मेन स्टार्ट होता है ना, जो स्पेसिफिक बैंक एंटिटी के लिए स्टार्ट होता है, वो चैप्टर होता है कंसेप्ट नंबर 12 से स्टार्ट। मैं अभी भी देख रहा हूं तकरीबन 400 बच्चे लाइव हमें देख रहे हैं, बट वीडियो पे लाइक सिर्फ 228 है। बेटा मैं एक पोल कर लेता हूं, क्या आपको चीजें, क्या आपको मजा नहीं आ रहा? नॉट इंजॉइंग? प्लीज पोल पे कमेंट कीजिए, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कीजिएगा, क्योंकि यही तो एक चीज है जो आप मुझे दे रहे हो, बाकी सब तो मैं आपको दे रहा हूं। एक यही चीज है जो आप मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा एक बात, अब सिर्फ एडवांस की बात करेंगे। एडवांस मतलब जो बैंक लोगों को देता है अलग अलग फॉर्म में। एक बात बताइएगा बेटा, सोच कर, सही बच्चे कमेंट में बताएंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हम अलग से डिस्कस करेंगे। जब बैंक एडवांस देगा तो क्या आप बैंक में गए और बोला, हे आरबीआई एसबीआई बैंक जरा इधर आओ, मुझे एक 5 करोड़ रुपए एडवांस दे दो, बैंक आपको ऐसे ही एडवांस दे देगा क्या? या काफी चीजें देखेगा आपकी, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी देखेगा, बाकी सारी चीजें भी देखेगा, उसके साथ आपको कहेगा लाओ लाओ लाओ, क्या लाओ? सिक्योरिटी लाओ। आप क्या सिक्योरिटी मुझे दोगे, उस सिक्योरिटी के बेस पर मैं आपको एडवांस दूंगा, है ना बेटा? तो सबसे पहले पैराग्राफ में तो यही लिखा हुआ है कि बैंक अलग अलग फॉर्म में लोगों को पैसा उधार देता है। टाइप ऑफ एडवांस देखिए, 2 तरह के एडवांस होते हैं। एक एडवांस ऐसा होता है जिसमें बैंक, मेरे को लगता था आज मेरे को थोड़ा सा पैसा यहां लाके रख लेना था। एक बैंक क्या करता है, पैसा एक्चुअली में आपको ट्रांसफर करता है, इसे बोलते हैं फंडेड लोन्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फंडेड लोन्स। जहां पे बैंक एक्चुअल में पैसा आपको दे रहा है,
दूसरा होता है नॉन फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड फैसिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होती है बेटा, आप मान लीजिए आपका नाम है देव गुप्ता, देव गुप्ता को मेरे से कपिल गोयल से सामान खरीदना है 50 लाख रुपए का। मैंने कहा भैया मैं आपको सामान देने के लिए तैयार हूं 50 लाख रुपए का, 4 महीने का क्रेडिट पीरियड में आपको देने के लिए तैयार हूं। देव गुप्ता ने कहा ठीक है फिर 50 लाख का माल भेज दो। मैंने कहा भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, एक काम करो आप बैंक से एक बैंक गारंटी दिलवा दो 50 लाख रुपए की। तो देव गुप्ता क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक से 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी मुझे दिलवाएंगे। बैंक गारंटी का मतलब क्या हुआ कि 4 महीने बाद अगर देव गुप्ता ने नहीं पे किया तो बैंक मुझे पे करेगा। बैंक क्या देव गुप्ता से चार्जेस लेगा, 100% लेगा, वो भी उसकी एक इनकम हो गई। तो बैंक गारंटी मैंने मेरे पास लेके रख ली, क्या वो कैश है क्या, नहीं। क्या बैंक ने देव गुप्ता को कैश दिया क्या, नहीं। बट एक सिक्योरिटी आ गई कपिल के पास कि कल को पैसा नहीं आया तो बैंक से मैं ले लूंगा। दिस इज नॉन फंडेड फैसिलिटी। जरा कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, क्या मैं एक एक लाइन रीड करूं या कंसेप्ट बताता हुआ चलूं? जल्दी से कंसेप्ट मेरे को बता दो कि सर एक एक लाइन रीड करनी है, मैं रीड भी करने के लिए तैयार हूं, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे सिर्फ। देखो, फंडेड लोन आर दोज लोन वेयर देयर इज actual transfer of funds from the bank to the borrower. Example of funded loan are term loan, cash credit, overdraft, demand loan. ठीक है, non funded facility are those which do not involve such transfer. Example of non funded loan are letter of credit, bank guarantee. Concept बता दो सिर्फ। उसके बाद देखिए What do advance comprises? एडवांस के अंदर क्या क्या आता है। अब किसी बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो ध्यान से सुने इस कंसेप्ट को कि एडवांस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। बेटा एक टर्म लोन इंक्लूड होता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, टर्म लोन इंक्लूड होता है। 40% बच्चे पोल में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं अभी, आई होप आपको मैं जल्दी ही पॉजिटिव कर दूं। एक होता है टर्म लोन जो मैं आपको एक स्पेसिफिक टर्म के लिए दे रहा हूं, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए दे रहा हूं, एक लंबे समय के लिए दे रहा हूं। एक होती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिमांड लोन। देखो नाम भी पता चल रहा है, डिमांड लोन, आप पैसे ले जाओ, जब मांगेंगे हमें आपको वापस देने पड़ेंगे। एक होता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, मैंने आपको एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, जब आपको जितना चाहिए उतना निकाल लो। इसके अंदर अभी हम एक ड्रॉइंग पावर वगैरह की बात करेंगे। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज आप अकाउंट में पढ़ते हो, ठीक है। एडवर्स बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट आपका माइनस में चला गया, वो भी लोन कहलाएगा। पार्टिसिपेशन इन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ये भी अभी आगे एक कंसेप्ट आएगा, उसे बताऊंगा। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, ये भी अभी आगे पूरा एक कंसेप्ट आएगा। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन क्या है ये भी आप आगे पूरा समझ जाएंगे। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट था। एडवांस में किस किस टाइप का एडवांस हो सकता है भाई, आपके आईसीआई का कुछ नहीं पता, टाइप ऑफ एडवांस ही पूछ ले आपसे तो बता देना। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि भाई आप अपने फाइनेंशियल में इन एडवांस को किस तरह से दिखाते हो। तो ए में सबसे पहले आप दिखाओगे बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, फिर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड, फिर टर्म लोन। बी में दिखाओगे सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट कितने लोन है, कवर्ड बाय बैंक गारंटी कितने हैं और अनसिक्योर्ड कितने हैं। एडवांस इन इंडिया के अंदर आप प्रायोरिटी सेक्टर में बताओगे कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में बताओगे कितने हैं और बाकी बैंक में कितने हैं, वो ये। तो ये सब बेकार की बातें, बेसिक बातें थी, ठीक है। एडवांस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आपके अकाउंट की। उसके बाद ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस को भी हम मेन कंसेप्ट में देखेंगे, चार्ट को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं। यहां से आपका एक मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। सर आपने एडवांस तो बता दिया, अब क्या बैंक आपको पैसा ऐसे ही दे देगा या आपसे सिक्योरिटी लेगा? सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन 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 अभी आपके प्यार में कमी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लाइव व्यूअर जा रहे हैं 500 लेकिन लाइक है 300, दिस इज रॉन्ग। अब एक बात बताइए, जब बैंक आपको पैसा उधार देगा तो क्या आपसे सिक्योरिटी लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा सर। तो बेटा सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी को मैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोलता हूं, जिसके बेस पे मुझे लोन मिलता है। एग्जाम्पल सुनिए बेटा, आप बैंक में गए, आपने कहा कि मुझे भाई अपने धंधे के लिए लोन चाहिए। कितना चाहिए? मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, मान लो सीसी लिमिट चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको 1 करोड़ की सीसी लिमिट देने के लिए तैयार हूं, आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेगी? मैंने कहा प्राइमरी सिक्योरिटी मेरे धंधे का स्टॉक रहेगा, आप मेरा स्टॉक के बेस पे मेरे को लोन दे दो। बैंक ने क्या किया, आपके स्टॉक के बेस पे आपको 1 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव कर दिया, सैंक्शन कर दिया। कुछ समय बाद पता चला आपका लोन कम हो गया, आपकी भाई लोन स्टॉक कम हो गया, स्टॉक आपने बेच खाया, नया मंगवाया नहीं, तो स्टॉक वैल्यूएशन अगले महीनों में कम हो गया। तो बैंक ने कहा भैया देखो आपने उस स्टॉक के बेस पे 1 करोड़ रुपए उठाया था, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, तो या तो आप मुझे पैसा वापस करो, आपको करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। तो आप कहते हो भैया रुको रुको रुको, एक काम करो, ये दुकान के पेपर हैं जरा ये भी ले जाओ एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज ए
एडिशनल सिक्योरिटी। लो जी पढ़ो जरा। प्राइमरी सिक्योरिटी रेफर टू द सिक्योरिटी ऑफर बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और वन ऑफ अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। दिस सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस। कोलेट्रल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, एक एडिशनल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल। तो दो तरह का आपका नेचर ऑफ सिक्योरिटी हो गई, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्टेड बाय बैंक आर दी फॉलोइंग। 4 नंबर के अंदर पूछ सकता है आपसे, बताइए भैया टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर। पता है ना, बैंक आपसे गारंटी भी ले लेता है, आपसे दूसरे बंदे से गारंटी कहलवा लेता है। गुड्स, स्टॉक, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल भी वो गारंटी के रूप में ले सकता है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आप अपना बीवी का जेवर रख के भी लोन ले सकते हो, मतलब आप अपना भी रख सकते हो, लेकिन जनरली लोग मेंस के पास इंडिया में ज्वेलरी कम होती है, वुमेन के पास ज्यादा होती है, तो बेचारी लड़कियां यहां पे फंस जाती हैं अगर कभी कोई दिक्कत आती है। तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन ले सकते हो। एग्रीकल्चर एडवांस में जो आपकी क्रॉप होती है उस पर भी ले सकते हो। थर्ड पार्टी गारंटी दे सकते हो। बैंक जनरल लीन हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी शेयर्स के ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लोन कैसे लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, सुन लीजिए। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जिसका टर्म है बेटा 10 ईयर। जिसका टर्म कितना है, 10 ईयर है। मैंने 5 साल उसकी प्रीमियम पे कर दी, मान लीजिए 10 लाख रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए मैंने पे कर दिया। टोटल ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर मैं उसको 1 करोड़ रुपए पे करूंगा और एट द एंड ऑफ 10 ईयर बैंक मुझे 1.5 CR, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1.5 करोड़ रुपए देने वाली है। मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मैं बैंक में गया अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। बैंक में जाकर मैंने कहा कि मुझे भैया 20 लाख रुपए की या 70 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ क्या बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे 70 लाख रुपए दे देगा क्या? आपका आंसर आना चाहिए सर नहीं देगा, नो। क्यों? माना 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उसने प्रीमियम तो अभी सिर्फ 5 साल का ही पे किया है ना सर, जो कि 50 लाख है। हो सकता है आगे प्रीमियम पे करे या ना करे, तो बैंक तो रिस्क लेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, 50 लाख रुपए जो प्रीमियम पे कर रखा है उसमें भी पूरा तो देगा नहीं, कुछ तो मार्जिन रखेगा। मान लो 40% मार्जिन रखता है, 60% वो कहता है मैं आपको लोन दे दूंगा। वो 30 लाख रुपए का लोन उस पॉलिसी के बेस पे दे सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या क्या होती है जो बैंक को दी जा सकती है एज ए बोरोवर। मैं क्या क्या दे सकता हूं, याद रहेगी। 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। किस किस तरह से क्रिएट की जाएगी सिक्योरिटी बैंक के द्वारा, बैंक कैसे कैसे सिक्योरिटी क्रिएट करेगा। अगर आपको पता है तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, मोर्टगेज। क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? मोर्टगेज, मोर्टगेज बेटा एक एग्रीमेंट होता है। बैंक आपसे आपकी एसेट नहीं लेता, बैंक कहता है एक काम करो भैया, आप घर खरीद रहे हो, आप घर में आप भी रहोगे। जैसे मैंने अपना ये महल खरीदा, एक ये महल बैंक ने थोड़ी ना ले रखा है, ये महल मेरे पास ही है। बैंक ने क्या किया, मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कोर्ट में जाकर, और मेरा घर का पेपर बैंक के पास है। जिस दिन मैं सारे पैसे चुका दूंगा, पता नहीं कब तक चुकेंगे वो एक अलग बात है, जिस दिन मैं सारे पैसे चुका दूंगा उस दिन ये घर लीगली मेरा हो जाएगा, टाइटल मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, मोर्गेज एक एग्रीमेंट है, बस आप ये समझ के चलना। Mortgage are of several kind, but the most important are the registered mortgage and the equitable mortgage। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के mortgage आते हैं, ध्यान रखना। ये 2 तरह के मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके MCQ और करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। सुनिएगा, रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है, जहां पे एग्रीमेंट समझ लो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके किया जाता है। भाई मैंने कोई सामान खरीदना है, उसका एग्रीमेंट में बैंक से लोन ले रहा हूं, बैंक मुझे पैसे दे रहा है, तो एग्रीमेंट कहां पे जाके होगा, रजिस्टर्ड होगा। बैंक कोर्ट में जाके वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा, दैट इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज। ठीक है, और मान लो मैं बैंक को कहता हूं यार क्या हम जाके कोर्ट में खड़े होंगे, आप मेरी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर रख लो, मतलब मैं सिर्फ अपने पेपर और एक जनरल एग्रीमेंट कर लेता हूं, उसको रजिस्टर नहीं करवाता हूं, उसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, एक बार पढ़ लो जरा। ए रजिस्टर्ड मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट called mortgage deed signed by the mortgager. It is registered the property to the mortgage as a security. ठीक है, इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज इफेक्टेड बाय मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड। बस मैं आपको पकड़ा देता हूं, आप रख लो और मान लो कि भाई आपके पास एज ए सिक्योरिटी है। हमेशा हमेशा आपको रियल लाइफ में जब भी आप कोई बड़ा सामान खरीदते हो रजिस्टर्ड मॉर्गेज देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है भैया, प्लेज। कोई बताएगा प्लेज क्या होता है बेटा?
प्लेज क्या होता है बताएगा आपको? एक प्लेज मतलब बैंक को आपने अपना एसेट दे दिया लोन लेने के लिए। तो ये किस चीज में आपको देखने का मिलेगा? जनरली गोल्ड लोन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, ए प्लेज डज इन्वॉल्व बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं। ए प्लेज डज इन्वॉल्व बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक। जो बैंक पैसा उधार दे रहा है, आप उसको अपना सामान दे देते हो विद इन द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग चार्ज देयर ओन एज ए सिक्योरिटी फॉर द एडवांस। द लीगल ओनरशिप किसके पास रहेगी? मेरे पास ही रहेगी। द लीगल ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द प्लेजर व्हाइल द लेंडिंग बैंक गेट सर्टेन डिफाइंड इंटरेस्ट इन द गुड्स। भाई मेरे को ब्याज तो देना ही पड़ेगा। द प्लेज ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट ए स्पेसिफिक और फिक्स चार्ज। मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस वाले लोग क्या करते हैं? गोल्ड लोन देते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग आपको इस तरह के एनबीएफसीज दिख जाएंगी। आप वहां पे अपना सोना लेकर जाओ, वो सोने का 70% का लोन आपको दे देंगे। हर साल आपको बुलाएंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको आपका सोना दिखाएंगे, देखो भाई आपका ये ना ये ना, उसको दोबारा वेट करेंगे। अगर भाव बढ़ गया होगा तो उसका वैल्यू दोबारा करेंगे और कहेंगे भाई आपको अगर और पैसे लेने हैं तो ले लो। भाव कम हो गया होगा तो कहेंगे आपको इतना तो जमा करवाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया प्लेज। हाइपोथिकेशन बेटा क्या होता है? हाइपोथिकेशन जैसे कि कार लोन। कार लोन यहां पे क्या होता है? बैंक मुझे एक एग्रीमेंट, ये भी सेम एक एग्रीमेंट के बेस पे मेरे को बैंक लोन दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, गाड़ी मेरे पास है पोजीशन, बैंक के पास ओनरशिप गई नहीं। क्या मेरे पास ओनरशिप आई? क्या बेटा इसमें एक्चुअली में ओनरशिप मेरे पास भी नहीं आई, बैंक के पास भी नहीं आई। समझिए, अगर किसी बच्चे के घर में गाड़ी है तो आज अपने पापा को बोलना, पापा एक बार अपनी आरसी दिखाओ। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल। अगर वो गाड़ी लोन पे है ना, तो ऊपर आपका नाम आ रहा होगा कपिल, नीचे आ रहा होगा हाइपोथिकेटेड बाय द एसबीआई बैंक। मतलब उस आरसी पे लिखा होगा कि इस गाड़ी का लोन एसबीआई बैंक ने किया हुआ है। जिस दिन मैं ये सारा लोन चुका दूंगा, उस दिन मेरी आरसी रिप्लेस होके मेरे पास आएगी और मैं एक्चुअल ओनर उसका बन जाऊंगा। क्या बैंक ओनर बन गया क्या जब लोन दिया? नहीं, मैं उसको एज ए एजेंट गाड़ी चला रहा हूं। आप ये समझ लीजिए। देखो, द हाइपोथिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज which is created in favor of the lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of the movable security belonging to the borrower. Neither ownership nor possession is transferred to the bank. ये सारी चीजें आप याद रखना। However, the borrower hold the physical possession of the goods as an agent or trustee of the bank. The borrower periodically submit statement regard। अगर आपने किसी ने इन्वेंट्री के बेस पे ले रखा है तो आपको हर महीने क्वार्टरली आपको स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करना होगा। ठीक है जी। अब आता है असाइनमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या? असाइनमेंट। मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूं, बैंक कह रहा है भैया कुछ तो सिक्योरिटी दो। मैं कहता हूं ठीक है, आई हैव सम राइट्स, मेरे पास कोई चीज है वो मैं आपको असाइन कर देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी डेटर से 50 लाख रुपए लेने हैं, मेरा नाम कपिल है, मैं जाता हूं एसबीआई बैंक में और कहता हूं भाई मुझे आप 50 लाख का लोन दे दो। बैंक कहता है कैसे दे दूं? मैंने कहा डेटर है, 6 मंथ के बाद ड्यू है, ये मैं एक एग्रीमेंट करवा देता हूं आपका, ही विल पे टू यू 50 लाख रुपए, आप मेरे को एटलीस्ट 20 लाख का तो लोन दो। तो मैंने अपने राइट, जो मेरे राइट थे वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकते हैं, वो राइट मैंने किसको असाइन कर दिए? एसबीआई बैंक को असाइन कर दिए और एसबीआई बैंक मुझे क्या करता है? उसके बेस पे लोन दे देता है। ये आप सेल्फ रीड कर लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है सेट ऑफ। सेट ऑफ बेटा आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ सर एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, एसबीआई बैंक से, मेरा नाम कपिल है, मेरा नाम कपिल है जी, मेरा एसबीआई बैंक में मान लीजिए एक अकाउंट है, उस अकाउंट में मेरी एफडी है 50 लाख रुपए की, ठीक है। वो एफडी मेरी सेपरेट है। अब मेरे को एक लोन की रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने क्या किया? लोन ले लिया एक 20 लाख रुपए का एसबीआई बैंक से। अब मैं उसको एज ए सिक्योरिटी रखना चाह रहा हूं, या मेरे को मान लो बैंक को मैं नहीं पे कर पा रहा हूं, तो बैंक क्या कहता है? ठीक है भैया हम एक काम करते हैं, आपका हमारे पास एफडी है या आपका हमारे पास सेविंग अकाउंट है, उसमें बैलेंस है, हम एक काम कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं? सेट ऑफ कर लेते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, सेट ऑफ के अंदर जो सेट ऑफ होगा ना वो सेम पर्सन का सेम नाम के अकाउंट के साथ होगा। ऐसा मत करना कि कपिल है और मेरा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है और उनके बैंक अकाउंट भी एसबीआई बैंक के अंदर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या एसबीआई बैंक उन अकाउंट के साथ भी सेट ऑफ कर सकता है क्या? जल्दी से बताओ। एफडी को एज ए सिक्योरिटी मान लो आपने नहीं दिया था पहले, एफडी को एज ए सिक्योरिटी आपने हो सकता है ना दिया हो, देवगुप्ता, तो उन अकाउंट के साथ बैंक एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
बिल्कुल आंसर में आप एग्जांपल लिख सकते हो, पढ़ो जरा, पढ़ने की जरूरत है क्या सर, पढ़ दो एक बार फटाफट। Set off is a statutory right of a creditor to adjust wholly or partly the debit balance in the debtor account against the credit balance lying in the another account of the debtor। ठीक है, अब मैं ये हाँ, द राइट टू सेट ऑफ अनेबल ए बैंक टू कंबाइन टू अकाउंट्स, दो अकाउंट को कंबाइन कर सकता है, डिपॉजिट अकाउंट एंड ए लोन अकाउंट ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइडेड बोथ द अकाउंट्स आर इन द सेम नेम सेम राइट। ठीक है भाई, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल अकाउंट को मैं क्लब कर सकता हूं, पार्टनरशिप कंपनी मेरे अकाउंट अगर है तो उनको क्लब नहीं कर सकता। लीन क्या होता है बेटा, ये तो आप ऑडिट में भी पढ़ते हो ना, लीन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई अगर मेरा मैंने बैंक का पैसा नहीं दिया, तो बैंक के पास अगर मान लो गोल्ड लोन ही था, मैं गोल्ड के बेस पे बैंक का पैसा ले आया, अब मैं बैंक को पे नहीं कर रहा हूं, तो क्या बैंक मेरा गोल्ड सीज करके बेच सकता है? करना ही पड़ेगा बैंक को। लीन इज ए क्रिएशन ऑफ द लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। बैंक मुझे नोटिस भेजेगा, मेरी कंसेंट लेगा और उस माल को बेचकर अपने पैसे रिकवर करेगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दोबारा मत लाइक कर देना, वो नॉर्मल हो जाएगा। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझ आया क्या? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझ आया है क्या? जल्दी जल्दी फटाफट से बताएंगे। और मेरी बेटी छोटी वाली पता नहीं कहां से निकल कर आज आ गई है, मैं इसको बांध कर आया था अरे यार, इसको मैं बिल्कुल बाहर खड़े होकर रो रही है, वो शीशे का दरवाजा है इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को। बिल्लू वापस जा प्लीज मैं ले आऊं क्या 1 मिनट, जब तक उसकी मम्मी आती है, अदरवाइज रो रो कर बुरा हाल कर देगी। मैं ले आता हूं, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे यार, मैं लेकर आता हूं बेटा। अग्रिमा, लिशा आ गई है इधर। अग्रिमा, रुको रुको, मैं बिठा रहा हूं, मेरी क्लास चल रही है लिशा, तुम कुछ कर नहीं सकती हो यहाँ पे, मेरी क्लास चल रही है। तो यू कहाँ किसी भी चीज को टच मत करना, लाइव सेशन है, तुम इसके साथ खेल लो। ये माउस बंद करके इसको दे देता हूँ, लो लो जी लो। अब आपको समझ आया। अब मैं थोड़ा एक बार 1 मिनट लगेगा मेरे को वापस से सेटल डाउन होने में, सॉरी फॉर दिस। क्या आपको बेटा नो, क्या आपको मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझ आया क्या? मॉर्गेज, उसके अंदर 2, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ एंड लीन। समझ आ गया हो तो फटाफट लिख दो सर समझ आ गया, यस आनंद आ गया सर, रोनेश बोल रहे हैं। चलो जी, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लो जी, और मैं आपको यह भी बताऊंगा आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इससे बढ़िया क्या होगा। ओ नो नो नहीं, अब आता है क्वेश्चन हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन पर्टेनिंग टू एडवांस। मतलब यहां पर हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। कौन कौन से? कह रहा है कि बैंक में आप इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, एक तो ये बताओ। दूसरा, एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे, ये बताओ। तीसरा, प्रोविजनिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बताओ। 3 कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे 1, एसेट कैसे क्लासिफाई करोगे 2, प्रोविजन कैसे बनाओगे 3। इसकी मम्मी को होश ही नहीं हमारी बेटी कहां चली गई। लो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है। अगर आप लोगों को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है। सर मेरे को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है, बता बेटा क्या है, जल्दी बोल। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसी एसेट होती है जिसमें बैंक ने लोन दे रखा है मान लो किसी को, और उस सामने वाले बंदे ने बैंक को पैसा देना बंद कर दिया हो। मतलब ड्यू डेट पे जो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करता है ना, उसने ड्यू डेट पे पैसा देना बंद कर दिया हो, तो क्या वो एनपीए हो गया? नहीं सर, ड्यू डेट से वो ओवर ड्यू हो चुका है मोर देन 90 डेट। देखो बेटा, ओवर ड्यू और 90 डेज दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक को आप मान के चलिए आपने बैंक से एक लोन ले रखा है और उस लोन की जो ईएमआई कटती है ना वो 5th ऑफ एवरी मंथ को कटती है, 5th ऑफ एवरी मंथ को कटती है। आपने 5th को बैंक को पैसा नहीं दिया, क्या 6th को वो ओवरड्यू हो गया क्या बेटा? क्या वो 6th को ओवरड्यू हो गया? आंसर इज यस। क्या वो एनपीए भी हो गया क्या? आंसर इज नो, क्योंकि सर एनपीए होगा जिस दिन ओवरड्यू होता है उसके 90 डेज के बाद। मोर देन 90 डेज जब हो जाता है ना ओवरड्यू,
तब हम उसे एनपीए कहते हैं। ये बात आपको समझ आई? बेटा रुक जा, आपको ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई? लो जी पढ़ो एक बार। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सबसे मेन कंसेप्ट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे की सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ए एसेट बिकम एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर दे फॉर द बैंक। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ए लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू, जो कि ओवरड्यू हो गई है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टर्म लोन, या वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, या द बिल रिमेन ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन द केस ऑफ बिल परचेज और डिस्काउंटेड। या आउट ऑफ ऑर्डर मैं भी आपको समझाता हूं। अगला कंसेप्ट है आउट ऑफ ऑर्डर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जा सकता है कि 4 मार्क्स के अंदर बताओ आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। 4 मार्क्स के अंदर बताओ आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। सुनिएगा आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। बैंक ने आपको सीसी लिमिट दे रखी है, मान लीजिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपको दी हुई है। पहले मेरे को कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को ये नहीं पता सीसी लिमिट क्या होती है। जब तक ये नहीं पता चलेगा मैं कंसेप्ट नहीं समझा पाऊंगा। जल्दी बताओ बेटा सीसी लिमिट क्या होती है, समझ लो यार। कुछ तो, कोई तो ऐसा होगा शायद जिसको ना पता हो। सीसी लिमिट क्या होती है समझो। बेटू नहीं, सीसी लिमिट क्या होती है, जैसे मैं कपिल गोयल, ठीक है, मैं एसबीआई बैंक में गया और मैंने कहा भाई मुझे अपने रेगुलर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बैंक कहता है ठीक है उठा लो, कितने चाहिए बताओ, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। मैंने कहा भाई अभी नहीं चाहिए, मुझे कभी कभी पैसे चाहिए होते हैं। तो आप एक काम करो, एक लिमिट मेरी है ना अप्रूव करके रख दो, मेरे को जब भी पैसे चाहिएंगे मैं ले लूंगा और आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। अभी हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो कहेगा ठीक है। तो बैंक क्या करता है, मेरी है ना एक ड्रॉइंग, हाँ 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 पानी, मेरी एक ड्राइंग पावर निकाल के रख देता है। बैंक क्या करता है, एक लिमिट, अभी मैं चलो डायरेक्ट समझा रहा हूं। बैंक एक लिमिट निकाल के रख देता है कि भैया ये आपकी लिमिट है, इतना पैसा आप ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है। अब बैंक ने ये अकाउंट ओपन किया है धंधा करने के लिए, ना कि आपकी फैसिलिटी के लिए। बैंक कहता है कि आपको भैया पैसा उठाना ही उठाना पड़ेगा, नहीं उठाओगे तो मैं इसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की तो मैं इसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा। या फिर मान लो आपने पैसा तो उठा लिया और अब आपने उसको इंटरेस्ट को रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट को पे नहीं किया, तो मैं आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा, फिर तो एनपीए हो ही गया ना। या मान लीजिए इंटरेस्ट लगा 200 का और आपने पे किया 100, तो उस केस में भी मैं इसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा। जरा एक बार पढ़ो, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ये समझते हुए कि काफी बच्चों ने बैंक ऑडिट नहीं पढ़ रखा होगा। आउट ऑफ ऑर्डर जरा ध्यान से पढ़िएगा। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंड, हाँ बाबू हाँ कर लो। An account should be treated as out of order if the outstanding balance remain continuously in excess of the sanction limit or drawing power. Sanction limit और drawing power अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली क्या बोल रहा है, एक चीज और बोल रहा है, आपको लिमिट मैंने दी, भाई आपकी लिमिट है 5 लाख रुपए और आपने विड्रॉ कर लिया 5 लाख, हाँ आपने विड्रॉ कर लिया 5,10,000 रुपए, तो उस केस में भी ये आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। हाँ हाँ आउट ऑफ ऑर्डर, एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। वो अगर सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर से ज्यादा है आपने जो पैसा ले रखा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। इन केस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, भाई आपने जो पैसा निकाल रखा है वो अपनी लिमिट के अंदर ही निकाल रखा है, बट ये इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूअसली फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। भाई आपने पैसे तो कम निकाल रखे हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी क्रेडिट नहीं है 90 दिन तक एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, दिस अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया गया? आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं 10 सेकंड के अंदर बस लिशा को छोड़कर आया, आप कमेंट कर मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट आपको आउट ऑफ ऑर्डर समझ आया क्या? लिशा मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो हो सकता है मैं 2-3 चीजें मैंने मिस कर दी हूं या मैं आपको अच्छे से ना समझा पाया हूं। छोड़ के आने के बाद मैं दोबारा समझा दूंगा, कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आया बस 20 सेकंड के अंदर।
लो जी लो, मैं वापस हूँ। आई थिंक मैंने 20 मिनट का 20 सेकंड का वादा किया था, मैं 20 सेकंड में आ गया। मैं अग्रिमा को देने गया, अग्रिमा कह रही है लिशा यहाँ सॉरी थी। तो मैंने कहा भैया कमाल है, तुम लोगों को इतना ही होश नहीं है कि बच्चा गायब हो गया है। लो जी लो, सर समझ आ गया। लो जी, फिर आगे चलो। ओवर ड्यू का मतलब क्या होता है? अगर आपने ड्यू डेट पे पैसा नहीं पे किया, दैट इज ओवर ड्यू। चलो जी आगे चलो। प्रोविजन रिक्वायरमेंट, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कहां पर? हमारे लिमिट बेस्ड चार्ट में। देखिएगा प्रोविजन कितना बनेगा, ध्यान से सुनिए। अगर कोई सबस्टैंडर्ड एसेट है, सबस्टैंडर्ड एसेट कौन सी होती है सर? एक ऐसी एसेट जो कि एनपीए है फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। आपने किसी एसेट को एनपीए बोल दिया, बट अभी वो 12 महीने तक ही हुए हैं, तो उस पर प्रोविजन कितना बनेगा? 15%। कितना परसेंट बनेगा प्रोविजन? सभी बच्चे लिखेंगे 15%। यशिका डोंट वरी बेटा, एट द एंड समझा दूंगा ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। यशिका आप आखिरी में कमेंट करना। अगर कोई डाउटफुल एसेट है, डाउटफुल मतलब जो जिसको 12 महीने से ज्यादा हो गए, विच हैज रिमेन इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसके अंदर आप 3 सब कैटेगरी बनाएंगे। एक डाउटफुल अप टू 1 ईयर, एक 1 to 3 ईयर और एक मोर देन 3 ईयर। आप पीरियड के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 1 साल वाले कौन से हैं, 12 महीने वाले, 1 से 3 साल वाले और मोर देन 3 वाले। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा जो लोन आपने दे रखा है उसमें सिक्योर पोर्शन कितना है और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। सिक्योर्ड पोर्शन पे जो आप प्रोविजन बनाएंगे वो 25, 40 और 100, और अनसिक्योर्ड पे तो भैया 100% ही बन जाएगा। उसके अलावा आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट पे बनेगा प्रोविजन 100%। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कब किसी एसेट को लॉस एसेट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है। क्या कहता है? लॉस एसेट वुड बी वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने मान लो बोल दिया भैया ये तो आपका लोन खत्म हो गया है, इससे पैसे नहीं आने, दिस इज ए लॉस एसेट, ठीक है। और द आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली, और आपके बुक्स में वो अमाउंट आ रहा है, उसको आप लॉस एसेट बोलते हो। क्या यहां तक आपको समझ आ गया? क्या बता दो जरा फटाफट से। अब मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्या कहता है देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एस एनपीए। यहां पे आप मेरी एक स्टोरी सुनो फटाफट से, 30 सेकंड की है बस, ज्यादा लंबी नहीं सुनाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। भाई मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जरा मुझे देखो, मैं हूं विजय माल्या। कौन हूं बेटा? विजय माल्या। विजय माल्या के 5 अकाउंट है एसबीआई बैंक के अंदर, अकाउंट 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5वें अकाउंट के अंदर, मैंने सभी 5 लोन ले रखे हैं, मेरे 5 अकाउंट हैं। मैंने 5वें लोन में उसका प्रिंसिपल भी नहीं पे किया और इंटरेस्ट भी नहीं किया, ओवरड्यू हो गया 90 दिन से ऊपर। तो आप मुझे बताओ ये मेरा 5वां अकाउंट एनपीए बन जाएगा ना? आप सभी कहेंगे हाँ जी सर बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो एनपीए को क्लासिफाई किया जाता है, यहां पे बोरोवर कौन है? विजय माल्या। बोरोवर कौन है? विजय माल्या। उसके अकाउंट कितने हैं? 5। अगर उसका एक अकाउंट भी एनपीए हो गया तो उसके बाकी अकाउंट को भी ट्रीट कर लिया जाएगा क्या? एनपीए। यहां पे जो एनपीए का ट्रीटमेंट होता है वो फैसिलिटी वाइज नहीं होता, वो अकाउंट वाइज नहीं होता, वो बोरोवर वाइज होता है। दोबारा सही बच्चे बोलेंगे, किसके हिसाब से होता है? बोरोवर वाइज होता है। भाई ऐसा क्यों सर? भाई अगर कोई बंदा एक अकाउंट का पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो क्या भरोसा है वो बाकी लोन को भी रीपे करेगा? सर अभी तक तो कर ही रहा है ना, हो सकता है आगे ना करे, आज ही से एज्यूम कर लो कि एनपीए होने वाले हैं। तो भैया बोरोवर वाइज आपको चेक करना है, कभी भी अकाउंट वाइज चेक नहीं करना। विजय माल्या के पास कितने पैसे हैं कितने नहीं है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा सर एक और बात मेरे मन में आ रही है, आपके मन में आ रही होगी एक बात, बताओ मैं बोलूं आपके मन की बात? बोलो सर। सर विजय माल्या के 5 अकाउंट एसबीआई बैंक में है, जिसमें उसने एक अकाउंट के पैसे नहीं दिए तो 5 एनपीए हो गए। विजय माल्या के 5 अकाउंट पीएनबी बैंक में भी है जहां वो रेगुलर पेमेंट दे रहा है। क्या पीएनबी भी एज्यूम कर ले कि जब एसबीआई के पैसे नहीं दिए तो हमारे भी कहां देगा? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बैंक के अकाउंट देखने हैं बोरोवर वाइज, अलग अलग बैंक में तो बैंक अपना अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है। डिफरेंट बैंक है तो डिफरेंट बैंक अपना देखेगा, उसको एसबीआई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ो जरा, क्लासिफिकेशन एज एनपीए।
शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। आपको रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी देखना है। एनपीए भैया हमारा रिकवरी के हिसाब से ही बनेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, नेटवर्थ कितनी है सामने वाले की, गारंटर की, नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस एज ए एनपीए। Asset classification will be borrower wise and not the facility wise. All facility including investment in security would be termed as an NPA. ये आप याद रखना। ओ स्क्रीन तो मैंने दिखाई नहीं, हालांकि मैंने रीड कर दिया तो आपने सुन तो लिया ही होगा शायद। लो जी, Asset classification would be borrower wise and not the facility wise. All facility including investment in security would be termed as a NPA. अब मैं आपको करवा रहा हूं 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना 4-5, फटाफट से देखना। 4-4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अकाउंट रेगुलराइज नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट। आपको स्टोरी याद रखनी है मेरी। क्या कहता है? अकाउंट रेगुलराइज नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट। स्टोरी सुनो, मैं स्क्रीन के साथ ही सुना रहा हूं, बाद में स्क्रीन लानी भूल जाता हूं मैं। सुनो बेटा, मैं कौन, कोई गुंडे का नाम बताओ, कोई भाई का नाम बताओ। जैसे कि कोई भाई नरेंद्र मोदी, आज के दिन तो देश का सबसे बड़ा भाई वही है। मान लो मैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, दामोदर नरेंद्र भाई मोदी, ठीक है, मेरा नाम है नरेंद्र मोदी। मैंने एसबीआई बैंक से 5, बेटा ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल समझ आएगा, कंसेप्ट समझ आएगा। एग्जाम्पल नहीं समझ आया, कंसेप्ट नहीं समझ आया। मैंने एसबीआई बैंक से 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है। सलमान बोल, अच्छा छोड़ो, मुन्ना भाई, चलो मुन्ना भाई रख लेते हैं, सभी बच्चे मुन्ना भाई कह रहे हैं, सलमान भाई, मुन्ना भाई, मंजू भाई। अब ठीक है, मैं मुन्ना भाई ने एसबीआई बैंक से 50 लाख का लोन ले रखा है। मुन्ना भाई को लोन तो मिल गया, अब लोन रीपेमेंट कर नहीं रहे। अब एसबीआई बैंक के जो मैनेजर हैं वो हैं शुभम दास, जो आप कमेंट कर रहे हैं बच्चे, एसबीआई बैंक के मैनेजर है शुभम दास। अब आ गया कौन सा दिन बेटा, बताओ कौन सा दिन आ गया? अब आ गया 31 मार्च, 31 मार्च। शुभम दास यहां पे मैनेजर है और कपिल गोयल यहां पे स्टैट ऑडिटर है। आप हो मुन्ना, जिन्होंने 50 लाख का लोन ले रखा है। शुभम दास मुन्ना को फोन करते हैं, मुन्ना भाई। वो मुन्ना बोलते हैं, हाँ भाई बोलो। शुभम दास, पेल दिए जाओगे तेज बोलोगे तो। उन्होंने कहा, मुन्ना भाई 31 मार्च है, कपिल गोयल सर पे खड़े हैं, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है भाई, 31 मार्च को आपका अकाउंट एनपीए है, प्लीज पैसे जमा करवा दो भाई, प्लीज पैसे जमा करवा दो। मुन्ना कहता है, कहां से लाए पैसे? उसने कहा, कहीं से भी लाओ, प्लीज जमा करवा दो। बोले नहीं है, बोले करवा दो भाई, नौकरी चली जाएगी भाई, करवा दो पैसे जमा। उसने कहा, ठीक है एक काम कर, कितने पैसे देने हैं मुझे तेरे को? कह रहा भैया 50 लाख रुपए देने हैं। कह रहा कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मुझे, शुभम दास को बोल रहा है मुन्ना, क्या कह रहा है? एक काम कर, तू मुझे एक दूसरा लोन दे। कौन सा लोन दे? टर्म लोन दे। कितने का देगा? 70 लाख का दे। चल मेरे को 70 लाख का टर्म लोन दे, मैं 70 लाख के टर्म लोन में से तेरा 50 लाख का मान ले सीसी लिमिट का है, वो पे कर दूंगा, 20 मेरे पास रखूंगा। या दूसरा कोई तरीका, तेरा 50 लाख का तेरे को मेरे को देना है ना सीसी लिमिट का, तू एक काम कर, मेरा सीसी लिमिट का लिमिट बढ़ा दे। कितना कर दे? 1 करोड़ कर दे, या कुछ और मेरे को दूसरे तरह से लोन दे, मैं तेरे से वो लोन लेके वहां से पैसे निकाल कर तेरा ये 50 लाख पे कर दूंगा। मतलब वो कह रहा है तू ही मुझे दे और मैं ही तुझे पे कर दूंगा। इसका मतलब एक बात बताओ, और मान लो मैनेजर अपनी जॉब बचाने के लिए, शुभम दास जॉब बचाने के लिए ऐसा कर भी देते हैं, तो अब आप टेक्निकली समझना इस कंसेप्ट को। तो क्या मुन्ना ने बैंक के पैसे रिटर्न किए? अब यस और नो में आंसर देना। क्या मुन्ना ने बैंक के पैसे रिटर्न किए? आंसर इज यस। क्या अब वो अकाउंट एनपीए होना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि पैसे तो आ गए। अब कैसे एनपीए रहेगा जब पैसे ही आ गए? तो अब हमारा लॉ कहता है ऐसे केस में जहां पे 31 मार्च के आसपास जो पेमेंट दी जाती है ना, एक ऑडिटर को उन पे एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अगर उसे लगे सब सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो एनपीए से हटा दो। लेकिन अगर एक ऑडिटर को लगे कि यार ये एनपीए जो क्लियर किया गया है ना, ये सिर्फ बुक्स में एंट्री दिखाने के लिए किया गया है और ये दूसरे लोन लेकर किया गया है, तो इस अकाउंट को, जो मुन्ना का पुराना अकाउंट था, उसे कर लिया जाएगा क्या? एनपीए डीम्ड। उसे क्या कर लिया जाएगा? डीम्ड एनपीए कर लिया जाएगा। तो ये है हमारा आपका 4 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अकाउंट रेगुलराइज हो गया नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट। फटाफट पढ़ो। द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर अकाउंट
where a solitary or a few credit are recorded before the balance sheet should be handled with care and with scope for subjectivity. Where the account indicate inherent weakness on the basis of data available, the account should be deemed as an NPA. सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांस वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक और रेप्यूडेटेड, मतलब ब्रेक नहीं की, वुड बी क्लासिफाई एज ए स्टैंडर्ड एसेट बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन. मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बात हिंदी में, याद रखना ये एक्सेप्शन. सर एक्सेप्शन क्या है, दोबारा समझाओ. देखो अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी ने 90 डेज तक ओवरड्यू हो चुका है, पैसे नहीं दिए, तो उसे हम क्या ट्रीट कर लेंगे, एनपीए ट्रीट कर लेंगे. लेकिन एक केस में हम एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे. कौन से केस में, जहां पर आपने किसी को लोन दिया हुआ है बैंक ने, और उस लोन की गारंटी किसने दे रखी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है. किसने दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है. अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा बताना, कपिल गोयल ने एसबीआई बैंक से 50 लाख का लोन ले रखा है, 25 लाख की गारंटी दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 25 लाख की गारंटी दे रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने. बताओ बैंक एनपीए कितने का बुक करेगा, 50 लाख, 25 लाख, जीरो. जल्दी बताओ बैंक कितने का एनपीए बुक करेगा, 50 लाख, 25 लाख, जीरो. सर बैंक बुक करेगा 25 लाख का एनपीए, क्योंकि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी नहीं चलेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना लोन आप जितना गारंटी दे रखा है उसे हम स्टैंडर्ड मानेंगे, बाकी सबको हम एनपीए मान लेंगे. अभी इसी में ही मैं एक कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं, यहीं पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा. अभी हमने किसकी एक्सेप्शन पढ़ी है, ये सर ये एक्सेप्शन आपने बताई है एसेट क्लासिफिकेशन की, एसेट क्लासिफिकेशन की मैंने ये आपको एक्सेप्शन बताई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दे रखी है तो क्या उसे हम एनपीए बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उसे स्टैंडर्ड ही बोलेंगे. अब आप सोचकर बताना, एक हो गया एसेट क्लासिफिकेशन, अब दूसरा हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब एक बात जरा सोचकर बताइएगा ध्यान से सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. अगर मान लीजिए बैंक ने लोन दिया कपिल को, कितने का, 50 लाख का, जिसकी गारंटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कपिल ने उसको रिपे नहीं किया, कपिल नॉट पेड द ईएमआई, और ये ओवरड्यू हो चुका है 90 डेज से. 50 लाख का लोन था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट था. एनपीए माना जाएगा या नहीं, बताओ एनपीए माना जाएगा या नहीं. तो आपने कहा एनपीए नहीं माना जाएगा, ये स्टैंडर्ड ही रहेगा. क्यों रहेगा, क्योंकि भैया गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है. अच्छा दूसरी बात, यार जब मैंने इसको 50 लाख का लोन दिया था तो इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, मतलब मोटा मोटा 5 लाख रुपए रिवेन्यू आ रहा था मुझसे, इसको 5 लाख रुपए का रिवेन्यू आ रहा था. ठीक है, ये बताओ भाई, जहां पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना वहां मुझे स्लो होना पड़ेगा. ये बताओ क्या ये 5 लाख रुपए का रिवेन्यू, अब वो ईएमआई तो दे नहीं रहा, क्या ये 5 लाख रुपए का रिवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ अकरल कंसेप्ट मैं पीएनडल में बुक कर दूं, ऑन द बेसिस ऑफ अकरल कंसेप्ट मैं पीएनडल में बुक कर दूं. आप कहोगे सर एसेट तो स्टैंडर्ड ही है, कर दो. नहीं नहीं नहीं, अगर कोई एसेट मेरी एनपीए हो गई है जहां से पैसा ही नहीं आ रहा, उसकी इनकम आप बुक नहीं कर सकते अकरल बेसिस पे, उसकी इनकम सिर्फ रिसीविंग कैश बेसिस पे ही बुक होगी. मतलब जो मेरी एक्सेप्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एसेट क्लासिफिकेशन के लिए है. जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए एक्सेप्शन नहीं है, चाहे गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी हो चाहे किसी और ने दे रखी हो. ये चीज याद रहेगी, ये चीज याद रहेगी, बताओ जल्दी से, ये चीज आपको याद रहेगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो एक्सेप्शन एसेट क्लासिफिकेशन पे लगेगा, बट इनकम रिकॉग्निशन पे एक्सेप्शन नहीं लगेगा, वहां पे हम इनकम बुक नहीं करेंगे. अब एक पॉइंट और नीचे चले जाते हैं. अच्छा एक बात बताओ, अब कपिल पैसे तो दे ही नहीं रहा, मान लो उसने 6 महीने से पैसे नहीं दिए, तो पिछले साल हमने इंटरेस्ट तो बुक्स में रिकॉर्ड कर ही लिया होगा ना जब तक वो एनपीए नहीं बना होगा. तो मान लो मैंने 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट इनकम बुक कर रखी है, इंटरेस्ट इनकम बुक कर रखी है, जो मेरे को पैसा नहीं मिला, कपिल ने देना बंद कर दिया था ना, उसके बाद वाली तो मैंने बुक ही नहीं की. क्या इस 2.5 लाख वाली इनकम को हमें रिवर्स करना चाहिए? यस सर,
जो भी इनकम आपने बुक कर रखी है जो आपको मिली नहीं है और वो अकाउंट एनपीए हो चुका है, उसे आप रिवर्स करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिवर्स ऑफ जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इनकम है उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यदि आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है और उससे पैसा नहीं आ रहा है और आपने पीछे कोई इनकम बुक कर रखी है जो आपको नहीं मिली है, दैट शुड बी रिवर्स्ड। याद रहेगी मुझे, बस आप मेरे को ना, मैं एक पोल डाल रहा हूं, समझ आया क्या? बस यही तो टेक्निकल चीज है बैंक ऑडिट की। अगर ये समझ आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी बताओ समझ आया क्या? अब मैं ये कंसेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात मैंने कर ही ली। एडवांस अंडर कंसोर्टियम, ये कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एडवांस अंडर कंसोर्टियम, एडवांस अंडर कंसोर्टियम में क्या होता है भाई? कपिल है, कपिल गए एसबीआई बैंक के पास और कहा कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत है। एसबीआई बैंक ने कहा भाई इतना बड़ा लोन थोड़ी ना दे सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो। बट एसबीआई बैंक के पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, वो मिस नहीं करना चाहते। तो एसबीआई कहता है ठीक है मैं आपको 100 करोड़ का लोन दूंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूं, अपने कुछ पार्टनर बैंक से मैं कुछ बाकी बैंकों से बात करूंगा, जैसे कि पीएनबी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोटक बैंक हो गया, एक एक्सिस बैंक हो गया, मैं इनसे बात करता हूं, और एक मैं खुद हो गया एसबीआई बैंक। भाई आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। एसबीआई बैंक बाकी सबके पास जाता है, मतलब यहां बात कौन कर रहा है सबसे? एसबीआई बैंक। लीडिंग बैंक कौन है? लीड कौन कर रहा है? एसबीआई। तो ये लीडिंग बैंक हो गया। मेरी सारी डील किसके साथ होगी? एसबीआई के साथ होगी। एसबीआई बाकी बैंकों के पास जाता है, भाई सब हम 20-20 करोड़ रुपए मिला के मैं प्रिंसिपल बैंक बन जाता हूं, लीडिंग बैंक बन जाता हूं, और हम 100 करोड़ रुपए किसको दे देते हैं? कपिल जी को लोन दे देते हैं। भाई उनकी एलिजिबिलिटी भी है मान लीजिए। तो बैंक क्या करता है? बाकी बैंक के साथ मिलकर मुझे लोन दे देता है। अब मैंने एक ईएमआई पे की किसको? ध्यान से समझना कंसेप्ट। मैंने एक ईएमआई, पहली ईएमआई पे की किसको? एसबीआई बैंक को। मान लीजिए ईएमआई है 100 रुपए की, 100 रुपए की ईएमआई है। अब एसबीआई बैंक को क्या करना चाहिए था? उस ईएमआई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 5 बैंकों में। यस और नो? यस सर। बट एसबीआई बैंक ऐसा नहीं करता है। एसबीआई बैंक ऐसा नहीं करता है और वो 100 रुपए खुद अपने पास रख लेता है पूरे। मैं दूसरी ईएमआई देता हूं एसबीआई बैंक को 100 रुपए की, वो फिर से अपने पास रख लेता है। मैं तीसरी देता हूं 100 रुपए की, वो फिर से अपने पास रख लेता है। मतलब यहां पे कपिल तो पूरा पैसा दे रहा है, बट जो प्रिंसिपल लीडिंग बैंक था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, क्या बाकी 4 बैंक के अकाउंट में वो एनपीए हो जाएगा या नहीं? कंसोर्टियम एडवांस है, बाकी बैंकों को एनपीए करना चाहिए या नहीं? या आप ये बोलोगे सर प्रिंसिपल बैंक के पास तो पूरा पैसा आ रहा है ना, बाकी बैंक एनपीए नहीं करेगा। भैया यहां पे बाकी बैंक एनपीए करेगा। आपको इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी देखनी है, ना कि मेन बैंक की, ठीक है? ना कि मेन बैंक की। देखिए बेटा, अब सर फिर मेन बैंक, बाकी बैंकों को क्या करना चाहिए? बाकी बैंकों को अपना अरेंजमेंट अच्छे से करके रखना चाहिए था एसबीआई के साथ, ताकि वो ऐसा ना कर सके। भाई कुछ इस तरह से करना चाहिए था कि जब ईएमआई आए तो ऑटोमेटिकली 5 बैंकों में आए। लो जी, एडवांस अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम एडवांस शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक। भाई हाईलाइट कर लेना जो लाइन मैं कर रहा हूं। Consortium advance should be based on the record of recovery of the respective individual member bank and other aspect having a bearing of the recoverability of the advance, where the remittance by the borrower under consortium lending arrangement are pooled with one bank, एक बैंक के साथ पुल की हुई है सारी, and or where the bank receiving remittance is not parting with the share of other member, और बैंक बाकी के साथ पार्टी नहीं कर रहा, the account should be treated as note service in the books of other member bank and therefore as NPA. I hope आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो, ठीक है? हाँ जी, 93% बच्चे बोल रहे हैं समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलो जी, उसके बाद आगे चलो। ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन कैश क्रेडिट अकाउंट। अब समझ लो 2 चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस पे पूरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन या फिर सैंक्शन लिमिट। ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के अंदर। एक होती है बेटा सैंक्शन लिमिट, एक होती है ड्रॉइंग पावर। ठीक है, कपिल जी हैं यहां पे, मैं अपना ही एग्जांपल, चलो कपिल को छोड़ो, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है? बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्री की क्रेडिट वर्दीनेस देखी, बाकी सारी चीजें देखी, और रिलायंस को बोला कि हम आपको है ना 50 करोड़ रुपए का
आपका एक सैंक्शन लिमिट बनाते हैं कि आप हमसे 50 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो, मतलब ये मेरी एक मैक्सिमम लिमिट हो गई बेटा, ठीक है। अब निकालते हैं ड्रॉइंग पावर, ये समझ आ गई 50 करोड़। अब निकालते हैं ड्रॉइंग पावर। मैं बैंक में गया, मैंने कहा भाई मेरे को लोन लेना है। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपका इन्वेंट्री का जो वैल्यू होगा ना, जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी ना, उसका हम आपको 70% लोन दे देंगे, उसका हम आपको 70% लोन दे देंगे। हाय नितिन, हाउ आर यू। तो मान लीजिए इन्वेंट्री की वैल्यू थी 1000 करोड़ बेटा, 1000 करोड़ रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू है। उसका बैंक ने किया 1000 रहने देते हैं, 100 करोड़ ले लेते हैं। 100 करोड़ रुपीज इन्वेंट्री की वैल्यू है, उसका 70% बैंक ने किया, जो कि कितना निकल के आ गया, 70 करोड़। अब एक बात बताइएगा सभी स्टूडेंट मुझे सोचकर, क्या बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज को 50 करोड़ का लोन देगा या 70 करोड़ का देगा? बेटा जो लोन आपको मिलेगा ना, वो आपका विद इन लिमिट होना चाहिए, दोनों, सैंक्शन भी और ड्रॉइंग पावर भी। तो यहां पे कितना लोन मिलेगा उसे? यहां उसे लोन मिलेगा 50 करोड़ का, क्योंकि वो आपको सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकता। दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है 50 करोड़ रुपए और उसका 70% उन्होंने किया, कितना हो गया, 35। अब बताओ, अब आपको बैंक कितना लोन देगा? सैंक्शन है 50, आपकी वैल्यू बन रही है 35, तो वो आपको कितना पैसा देगा? 35 करोड़ रुपए, मतलब ड्रॉइंग पावर के अंदर अंदर मुझे देगा। अब आप मुझे बताइएगा, सर मैं बोल रहा हूं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के बेस पे मुझे बैंक पैसा देगा। एग्जाम्पल थोड़ा समझो, मैंने 1 जनवरी को बैंक से लोन लिया, 1 जनवरी को मैंने बैंक से लोन लिया 50 करोड़ रुपए का, इन्वेंट्री की वैल्यू के बेस पे। अब आफ्टर 3 मंथ आप मुझे बताइए, मेरे बिजनेस की इन्वेंट्री चेंज हो चुकी होगी या वही होगी जो 1 जनवरी को थी? सर 100% आपका इन्वेंट्री चेंज हो चुका होगा। इसका मतलब बैंक क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा, बैंक क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे आपका ड्रॉइंग पावर अपडेट करता है। आपसे हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाता है। बेटा आप अपने पापा वगैरह से पूछना, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर महीने क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीसी लिमिट ले रखी है। तो ये क्या कहता है, डीपी एलोकेशन होती है आपकी इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, द लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल। जो, और इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो और मैं समझा देता हूं। डीपी एलोकेशन इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, ये आपके कंसोर्टियम एडवांस से लिंक करके एक कंसेप्ट और बोल रहा है। भाई कंसोर्टियम एडवांस लोन कितने बैंकों ने मिलकर दिया? 5 बैंकों ने मिलकर दिया। एसबीआई बैंक लीडिंग बैंक था। एसबीआई बैंक कह रहा है भाई हम मार्जिन कितना परसेंट रखेंगे? 30% रखेंगे। एचडीएफसी बैंक कह रहा है भाई 40 रख लेते हैं। एक्सिस बैंक कह रहा है यार 25 रख लेते हैं। तो एक बात बताओ, क्या लीडिंग बैंक और वो बाकी सब बैंक मिलकर अपने हिसाब से थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लो जी, ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन कैश क्रेडिट अकाउंट, द लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द ड्रॉइंग पावर ऑफ द बोरोवर। लीड बैंक कैलकुलेट करेगा एंड द एलोकेट सेम टू द मेंबर बैंक, और सब में एलोकेट कर देगा। इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोवर, कभी कभी बोरोवर भी रिक्वेस्ट करता है, भाई साहब 30% क्यों रख रहे हो, इसको 20 करो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इतना भारी है, आप 30% कैसे रखोगे, मेरे को लोन ज्यादा चाहिए, आप इसको 20 करो। द लीड बैंक में एलोकेट हायर और लोअर शेयर ऑफ ड्रॉइंग पावर टू द मेंबर बैंक एज अगेंस्ट देयर शेयर ऑफ एडवांस। द परफॉर्मा रिव्यू एलोकेट लेटर इज प्रेजेंटेड हियर अंडर फॉर रेफरेंस। वो मैंने हटा दिया, तो इस लाइन को आप रिमूव कर दो। नीचे एक एग्जांपल दे रखा था, वो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। लो जी, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझ आया आपको? एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, अकाउंट्स वेयर देयर इज ए इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर। एक काम करें, 1 मिनट का आपको ब्रेक दूं क्या, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लें। अभी तक क्या करवाया देखो, एक बार 1 मिनट का ब्रेक है, ताकि आप मैस ना क्रिएट हो जाए आपके माइंड में। लो जी, सबसे पहले हमने देखा कि भैया बैंक का मेन एसेट एडवांस है, 2 तरह से देता है, फंडेड, नॉन फंडेड। एडवांस के अंदर क्या क्या आता है, कैसे उसको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल में। फिर हमने देखा सिक्योरिटी क्या होती है, प्राइमरी कोलेट्रल, किस टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है, कैसे सिक्योरिटी क्रिएट की जाएगी, वो सारे कंसेप्ट आपने देखे। फिर हमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखे, एनपीए क्या होता है वो देखा, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है वो देखा, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट देखी। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया अकाउंट्स जो बैलेंस शीट के आसपास रेगुलर हो जाए, उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर वो नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ तो उसे डीम्ड एनपीए माना जाएगा। फिर अगर कंसोर्टियम है तो जो इंडिविजुअल मेंबर बैंक है ना, उनकी रिकवरी के हिसाब से होगा एनपीए, ना कि लीडिंग के हिसाब से, ठीक है। इरोजन मतलब खत्म हो जाना। फिर मैंने आपको बताया
जो ड्रॉइंग पावर एलोकेशन है वो मेरा लीडिंग बैंक करेगा और जो बोरोवर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है ऊपर नीचे के लिए। अब एक कंसेप्ट आता है बड़ा सिंपल सा, अकाउंट्स वेयर देयर इज ए इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 50 करोड़ रुपए का सोना देकर 30 करोड़ रुपए का लोन लिया। ध्यान से सुनना, 50 करोड़ रुपए का सोना दिया आपने, गोल्ड दिया, 30 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया। या मान लीजिए आपने 50 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री थी, स्टॉक था, उसके पेपर्स आपने दे रखे थे, उसके बेस पे आपको 30 लाख रुपए का लोन मिला हुआ था। अब उस इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई, अब उस इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई, तो क्या बैंक को प्रोविजन बनाना चाहिए? एनपीए नहीं हुआ, बात समझना, आप यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे बंदा सामने वाला रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई। अब आप बताओ, जिस बेस पे बैंक ने लोन दिया था, जब उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू ही गिर गई, क्या प्रोविजन बनाना चाहिए उसको? 100% बनाना चाहिए। कितना प्रोविजन बनेगा देखेगा। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉर्ड एज ए सिग्निफिकेंट when the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by bank on the accepted or RBI at the time of last inception। मतलब जब सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से ज्यादा नीचे गिर जाए जो आपने लास्ट एसेस की थी, as the case may be, such NPA may be straight away classified under doubtful category and provision should be made as applicable to doubtful asset। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउटफुल बना देना है और जो डाउटफुल का एनपीए प्रोविजन है वहां लग जाएगा। याद रहेगा बेटा, कितना परसेंट वैल्यू गिरेगी तब डाउटफुल बोलोगे? जरा लिख के बताओ, कितने परसेंट वैल्यू गिरेगी? 50%, उससे ज्यादा अगर वैल्यू गिर गई, सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू एसेस्ड बाय, अगर 50% से कम है तो हम उसे सीधा डाउटफुल बोल देंगे और जो हमारे एनपीए के डाउटफुल के प्रोविजन है वो अप्लाई कर देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा मजेदार किस्सा है। दूसरा कहता है जो सिक्योरिटी मेरे पास बैलेंस है, अगर वो मेरी लेस देन 10% है ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोवर अकाउंट, जो सिक्योरिटी मेरे पास है बैंक के पास वो लेस देन 10% है जितना आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब तो फिर है ही नहीं ना यार। इसका मतलब 10% होना ना होना बराबर है, तो उसको इग्नोर करो, आप पूरा लॉस मारो। देखो, उसको इग्नोर करो। If the realizable value of security as assessed by the bank approved value or RBI is less than 10% of the outstanding in the borrower account, the existing of security should be ignored and the asset should be straight away classified as loss asset. It may either be written off or fully provided by the bank। याद रहेगा, याद रहेगा। 10% से नीचे आ गई है तो इग्नोर करके सीधा लॉस एसेट में डाल दो। अगला देखो, ये पॉइंट के साथ लिखो आई लव यू, ओनली एक्सेप्शन। मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? ओनली एक्सेप्शन। इसके साथ क्या लिखेंगे? आई लव यू। याद रखना बेटा। सुनिएगा, आप खुद दिमाग लगाकर बोलना, पहले तो कंसेप्ट समझो, समझ आएगा तो अपने आप आपको लॉजिक समझ आएगा। लो जी, मैं बैंक में जाता हूं, एसबीआई बैंक में मैं जाता हूं और एसबीआई बैंक में मेरी 50 लाख रुपए की एफडी है और ये एफडी के पेपर मेरे पास है। एफडी कितने की है? 50 लाख की एफडी के पेपर मेरे पास है। एसबीआई बैंक में मेरी एफडी है। कपिल गोयल एसबीआई बैंक में जाता है और बोलता है व्हाटएवर कि मुझे 30 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक कहता है आओ महाराज, 30 का क्यों, 50 की सिक्योरिटी है, 40 तक लेके जाओ। बैंक मुझे एफडी को एज ए सिक्योरिटी रखकर 30 लाख रुपए का लोन दे देता है। 30 लाख रुपए का बैंक मुझे एफडी को सिक्योरिटी रख के लोन दे देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर एक भी, जिनकी मम्मियां साथ में देख रही हैं, अपने बच्चे को थप्पड़ लगाएं कि ध्यान दे आगे स्क्रीन पे। अगर एक भी बच्चा ये बात अगर मेरी ध्यान से नहीं सुनेगा तो नुकसान हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आप बैंक में गए, आपकी मम्मी की बैंक में 50 लाख रुपए की एफडी है। आपने कहा माँ एक काम कर, लोन ले लो 30 लाख रुपए का। आप अपनी मम्मी को बैंक में ले गए। बैंक वाले ने कहा कि आंटी जी 30 का नहीं, हम आपको 40 लाख का लोन देंगे। आपकी मम्मी ने कहा ठीक है दे दो। 40 लाख रुपए का लोन बैंक आपको दे देता है। आपने वो पैसे उड़ा दिए। अब आपकी मम्मी उस 40 लाख रुपए को नहीं पे कर रही,
ऑलरेडी 90 डेज से ओवरड्यू हो गया, तो क्या वो अकाउंट एनपी हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या वो अकाउंट एनपी हो जाएगा? आपके हिसाब से बिल्कुल हो जाएगा। क्या बैंक को अब उस पर इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए? आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है भाई। ऐसे केस में वो इनकम भी रिकॉग्नाइज करेगा और एनपीए भी नहीं करेगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो उसके पास सिक्योरिटी है ना, वो इक्विवेलेंट टू कैश है। वो जो सिक्योरिटी है वो क्या है? इक्विवेलेंट टू कैश है भैया। उसको कोई भी रिस्क नहीं है। आपकी मम्मी पैसे देती हो या ना देती हो, बैंक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा? वो सेट ऑफ कर देगा। अभी आप पढ़कर आए हो, ठीक है? तो ऐसे कहां कहां पे हम सिक्योरिटी जब इक्विवेलेंट टू कैश देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर, जो सरेंडर के लिए अवेलेबल हो, किसान विकास पत्र, आईवीपी एंड लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आपने जितना प्रीमियम दे रखा है उसी के हिसाब से वो मार्जिन रख के आपको दे रहा है। नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट। देखो, ओनली एक्सेप्शन लिखा है मैंने, तो ओनली तो नहीं हुई। ये क्या कह रहा है? उसको एनपीए बोलने की जरूरत नहीं है। तो सर इसकी तो एक और एक्सेप्शन है। मैंने कहा कौन सी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है। मैंने कहा बेटा इसमें और उसमें एक डिफरेंस है, क्या इसको एनपीए बोलेंगे? मैंने कहा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब गारंटी देती है तो क्या इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं? नहीं। इस केस में हम इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इस केस में हम इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो मतलब ये एक और एक्सेप्शन है जहां पे पैसा नहीं दे रहा आंटी जी पैसे नहीं दे रही है, लेकिन सिंस जो एसेट है वो इक्विवेलेंट टू कैश है, टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र या लाइफ पॉलिसी, जहां पे मेरे पास ऑलरेडी पैसा है 50 लाख का, मैंने ऑलरेडी 30 लाख दिया है, तो मार्जिन मेरे पास अवेलेबल ही है। यहां पे ना ही तो मैं एनपीए ट्रीट करूंगा, ना ही मैं इनकम मैं बुक कर लूंगा, एनपीए ट्रीट नहीं करूंगा। एक बच्चा है निक टॉक, इसका मैं क्वेरी का रिप्लाई कर देता हूं। ये कह रहा है सर जो पिछले चेंजेस आए हैं उनका पीडीएफ नहीं मिल रहा, मुझे वीडियो भी नहीं मिल रहा शायद। निक टॉक भाई, सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाओ, उसमें वीडियो मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा ना, तो टेलीग्राम ग्रुप भी है एक हमारा, वहां ग्रुप पे लिख दो भाई कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला पीडीएफ शेयर कर दो, कोई ना कोई बच्चा आपकी हेल्प कर देगा, या सेशन खत्म होने के बाद मैं डाल दूंगा दोबारा, ठीक है? तो समझ आया, ओनली एक्सेप्शन है, याद रखना। याद रखोगे? कमेंट करके बताओ, ओनली एक्सेप्शन याद रखोगे? देखो याद रहेगा, बताओ। अगला कंसेप्ट, एग्रीकल्चर एडवांस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटी। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक तरह से ना, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसको एक्सेप्शन बनाया जा रहा है बाय बैंक। सुनो जी, एग्रीकल्चर एडवांस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटी, किसान लोग होते हैं, उन्होंने भैया बैंक से पैसा उधार ले लिया। अब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बारिश पड़ गई, ओले गिर गए, फसल खराब हो गई। अब बैंक को पता है यार, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो, सामने वाला किसान पैसे तो दे नहीं पाएगा। अब जबरदस्ती सोचो, बैंक क्या कभी भी किसी अकाउंट को एनपीए ट्रीट करना चाहेगा? क्या बैंक चाहेगा कि मेरे यहाँ पे अकाउंट एनपीए बने? कभी नहीं चाहेगा। जब बैंक को पता है कि यार नेचुरल कैलेमिटी हो गई, इसका मतलब वो सारी फसल खराब हो गई, वो लोन तो आना नहीं, तो बैंक ऐसे केस में क्या करता है, आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करते हुए उस लोन को रीस्केड्यूल कर देता है। या तो भाई बैंक को कहेगा ठीक है, किसान को कहेगा भाई कोई बात नहीं, तेरा नुकसान हो गया, अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम तुझे थोड़ा सा पैसा और दे रहे हैं, तू नई फसल उगा, ये वाला पैसा प्लस पिछला वाला पैसा हम तेरा एक नया टर्म बना देते हैं, उसके हिसाब से तू पे करता रही हो। एक बात बताओ, जब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो टर्म सारी चेंज कर दी गई है, तो किसान ने पैसा तो पे नहीं किया, क्या उसको मैं एनपीए बोलूंगा? क्या नहीं सर। अब सिंपल सी बात है, एक नया लोन ट्रीट करो और उसके हिसाब से रिकवरी के हिसाब से काम होगा। तो ये बड़ा सिंपल था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एडवांस टू स्टाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता, सेल्फ रीडिंग में ध्यान से सुनना मेरी बात। एडवांस टू स्टाफ, ये स्टार्टिंग में जब मैं एडवांस के फॉर्म बता रहा था वहां भी आया था, ध्यान से समझना। ये सरकारी नौकरियां जो लोग करते हैं, बैंक जो लोग करते हैं ना, वो लोग इसको बड़ा फॉलो करते हैं। प्राइवेट कंपनीज में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल समझो एडवांस टू स्टाफ का। हाय राम भाई, मेरा नाम है क्या? कपिल। जॉब कहां करता हूं मैं? एसबीआई बैंक में, ठीक है? मैंने कहा एसबीआई बैंक को कि भैया मुझे एडवांस चाहिए या मेरे को लोन चाहिए, कितने का? 10 लाख रुपीस का।
ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, एग्जाम्पल नहीं समझ आया, कंसेप्ट नहीं समझ आया, एज सिंपल एज दैट। अब नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है बेटा, जैसे आप और मैं अगर लोन लेते हैं तो हम एक ईएमआई पे करते हैं, लेट से ईएमआई है 1,00,000 रुपए की, तो उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक कंपोनेंट बन जाता है प्रिंसिपल, एक कंपोनेंट बन जाता है इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईएमआई है, प्रिंसिपल मान लीजिए 80,000 रुपीज और इंटरेस्ट मान लीजिए 20,000 रुपीज। फिर मैं दूसरी ईएमआई देता हूं, सेम 80,000 प्रिंसिपल में से चला जाएगा, इंटरेस्ट 20,000। फिर मैं तीसरी देता हूं, एंड इस तरह से ये गाड़ी चलती रहती है। अब आप सोचकर बताना, अगर मैंने किसी महीने ईएमआई नहीं पे की, ओवरड्यू हो गया, और अगर मैंने इसको 90 डेज तक नहीं पे किया, तो ये क्या हो गया, एनपीए हो गया। ये हमारा नॉर्मल केस था। अब बात समझिए इधर, स्पेशल केस। बैंक अपने एम्प्लॉय को एक स्पेशल फीचर देता है, एक स्पेशल सर्विस देता है। बैंक कहता है भाई तुमने हमसे 10 लाख रुपए लिए हैं ना, मुझे तो टोटल 5% इंटरेस्ट दे दियो। 5%, 10 लाख का 5% कितना हुआ बेटा, बताओ जरा, 50,000 रुपए। वो कहता है आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपए का ब्याज दे देना, बस मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। और कैसे देना है वो सुनो, यहां पे इंटरेस्ट है। वो कहता है आप अपनी पहली ईएमआई दोगे जैसे बाकी लोग देते हैं, कितने की दोगे, 1,00,000 की। मैं आपकी ये पूरी ईएमआई एडजस्ट कर दूंगा प्रिंसिपल में 100%। इंटरेस्ट में यहां पे कुछ भी नहीं लिया मैंने। आप अपनी दूसरी दोगे 1,00,000 की, मैं अपना एग्जाम्पल, भैया एग्जाम्पल समझो सिर्फ, मैं फिर यहां पे पूरी एडजस्ट कर दूंगा, इंटरेस्ट में कुछ नहीं लूंगा। बैंक क्या कहना चाह रहा है, पे 100% प्रिंसिपल फर्स्ट एंड आफ्टर दैट पे इंटरेस्ट। बात समझ आई? अब एक बात बताइए, मैं अगर आपको इस केस में बोलूं, एडवांस टू स्टाफ के केस में, कि मैंने इंटरेस्ट नहीं पे किया, इंटरेस्ट नोट पेड, तो क्या आप एनपीए बोलोगे क्या? सर बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो आखिरी में ही पे करना है, जो भी टर्म्स हैं उसके हिसाब से, तो हम एनपीए तो बोलेंगे ही नहीं। अगर मैं प्रिंसिपल ना पे करूं, अगर मैं प्रिंसिपल ना पे करूं तो एनपीए बोलोगे क्या? तो बोलेंगे सर, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपको देना ही देना है। अगर आप प्रिंसिपल भी नहीं दोगे तो हम बोलेंगे अच्छा प्रिंसिपल 100% पे हो गया, अब मैंने इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो एनपीए बोलोगे? सर अब बोल देंगे, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका ना। अब इस कंसेप्ट को पढ़ो, और अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लग जाए ना, तो इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करना। ये आपसे मेरे को एक हेल्प चाहिए, और वीडियो खत्म होने के बाद एक कमेंट जरूर करना। वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं। पढ़ो ध्यान से, समझ आ जाए तो तालियां बजाना जहां बैठे हो वहीं पर। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आता था उनके लिए ये इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांस, आपने इंटरेस्ट हमने लिया ही है 5%, एज ए बैंकर शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। तो बैंक के एडवांस में तो वो आएगा ही आएगा भाई, जैसे बाकी को दे रखा है। इन द केस ऑफ हाउसिंग लोन और सिमिलर एडवांस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर वेयर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, जहां इंटरेस्ट आएगा बाद में, इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी कंसिडर एज ओवर ड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड, तब आपको इंटरेस्ट को ओवर ड्यू बोलने की जरूरत नहीं है। सच लोन एडवांस शुड बी क्लासिफाई एज एनपीए ओनली, यहां पे ओनली वर्ड को अंदर मार्क करो, व्हेन देयर इज ए डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट जब बाद में आनी थी। The staff advanced by a bank as an employer and not as a banker are required to be included under the subhead other under the head of other asset। और ये जो एडवांस हम स्टाफ को देते हैं इसको हम अदर एसेट में लेके जा सकते हैं। 4 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तालियां मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, रियल में आप ताली बजाइए अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो तो, अपने लिए बजाइए कि हाँ भाई मुझे समझ आया।
एग्रीकल्चर एडवांस क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चर एडवांस जो बैंक बेसिकली फार्मिंग के लिए देता है। तो यहाँ पे दो रूल बनाए गए हैं, एक ऐसी क्रॉप जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है और एक ऐसी क्रॉप जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। तो सबसे पहले ये बता रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऐसी जिसमें लॉन्गर देन 1 ईयर लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसी जिसमें कम लगता है, ठीक है, मतलब 1 साल से कम लगता है। अब हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए जो लोन दिया जाता है उसे एनपीए कब बोलेंगे? जब वो लोन ओवरड्यू हो जाता है बाय 1 क्रॉप सीजन, 1 क्रॉप सीजन से जब ओवरड्यू हो जाता है तो। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के सीजन में हम उसको कब बोलेंगे एनपीए? जब वो 2 क्रॉप सीजन से ओवरड्यू हो जाता है। A long duration crop will be treated as NPA if the installment of principal interest thereon remain overdue for 1 crop season। और short duration crop के केस में हम, अच्छा ऊपर आ गया क्या short वाला? हाँ, a loan granted for short duration crop will be treated as an NPA if the installment of principal or interest remain overdue for 2 crop season। इसके एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर नेचुरल क्लैमिटी हो और बैंक सारी चीजें रिस्केड्यूल करे तो हम एनपीए नहीं बोलेंगे, जो नया लोन है नई टर्म्स है उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। लो जी, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर सीख लीजिए और फिर एक बार पढ़ लेना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर मैं सिखा चुका हूं वैसे, कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे को 2 चीजों के बेस पे आपसे लोन चाहिए, एक इन्वेंट्री, दूसरा डेटर। मैंने कहा इन्वेंट्री मेरी है 1000 करोड़, बैंक कहेगा ठीक है मैं 30% मार्जिन रखूंगा। तो मार्जिन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां वो दे देगा मेरे को 700। डेटर है मान लीजिए 1000 करोड़ का, भाई डेटर में रिकवरी का इशू ज्यादा होता है तो बैंक कहता है मैं 50% मार्जिन रखूंगा, वो यहाँ 50% देता है 500। तो वो टोटल आपको क्या बोलता है, आपकी डीपी कितनी हो गई 1200। इसके अलावा वो सैंक्शन लिमिट निकालता है। तो ये पॉइंट आप खुद से रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। मैं फटाफट से खटाक खटाक 2 पॉइंट रीड कर देता हूँ। क्या बोलता है? DP generally addressed as a drawing power is an important concept for cash credit facility availed from bank and financial institution। DP is the limit up to which a firm or company can withdraw from the working capital limit sanctioned। Different from sanction limit। sanction limit मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। sanction limit is the total exposure, जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो बैंक से, ठीक है। कंसीडरेशन, बैंक को क्या चीज कंसीडर करनी चाहिए? All accounts should be kept within both drawing power and sanction limit। दोनों की लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। बैंक की ड्यूटी क्या है भैया? बोरोवर का स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह टाइमली ले, वेरीफाई करे। तो ये आप रीड कर लेना, ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं और बहुत ही प्लेन है, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब आता है, अब मैंने आपको बैंक की सारी मेन टर्म्स बता दी। अब आता है एडवांस, ऑडिट ऑफ एडवांस। अब आप लिख लो, पेपर में आएगा, लिख लो पेपर में आएगा। This will come in your exam। मतलब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा ही तो सब कुछ इसी पे, हम सब कुछ तो एडवांस कर रहे थे। हाँ भाई स्पीड बढ़ाते हैं। अच्छा जी एक बात बताओ, ऑडिट ऑफ एडवांस हम पढ़ रहे हैं। ऑडिट ऑफ एडवांस, जब भी हम किसी एरिया का ऑडिट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? याद करो मेरी क्लास, फ्लो ऑफ ऑडिट आपका पहला लेक्चर होता है। क्या करते हैं सर? सर उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हो? सीवोप, सर अजर्शन चेक करते हैं। ये बात याद है? आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन गलत तरीके से दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल क्या कहता है? देखिए, एडवांस जनरली कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बैंक, ये हमें पता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर टू हुम वेराइटी ऑफ एडवांस आर गारंटेड। द ऑडिट ऑफ एडवांस रिक्वायर द मेजर अटेंशन फ्रॉम द ऑडिटर। भाई ऑडिटर का मेजर अटेंशन होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है? इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांस, ऑडिट जब करते हैं एडवांस का, द ऑडिटर इज प्राइमरी कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। ऑडिटर को एविडेंस लेने चाहिए ये मतलब वो सबसे पहले आपको क्या बता रहा है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। बेटा इससे पहले तो एक दूसरा प्रोसीजर भी होता है ना, कौन सा? रिस्क असेसमेंट ऑन इंटरनल कंट्रोल। जरा नीचे आओ, ये पढ़ो, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांस। मतलब हमारी किताब पागल है, आपको स्टेप 1 बाद में बता रही है, स्टेप 2 पहले बता रही है। तो सभी बच्चे आईसीआई स्टडी मटेरियल से जो पढ़ रहे हैं उसको स्टेप 1 मार्क करेंगे और ऊपर वाले कंसेप्ट को स्टेप 2 मार्क करेंगे।
लॉजिक आई होप आपको समझ आ गया हो। सबसे पहले कंट्रोल देखेंगे, बाद में सब्सटेंटिव करेंगे, अजर्शन देखेंगे। अब एक बात बता दो, मुझे नहीं लगता ये कंसेप्ट अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हुआ है मुझे उसको बताने की जरूरत है। देखो जितने भी कंसेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ाकर लाया हूं ना, जितने कंसेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ाकर लाया हूं, अगर वो कंसेप्ट आपको याद है, ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप हो गया। आप मुझे बताओ, जब बैंक आपको एडवांस देगा, बैंक को क्या क्या कंट्रोल देखने चाहिए, लिखो फटाफट से आज आप। अब आपकी बारी है। सर क्या क्या देखना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। सर नंबर 1 वो देखेगा क्रेडिट वर्दीनेस, जिस बंदे को मैं लोन दे रहा हूं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है भी या नहीं है, और मैं सैंक्शन लूंगा प्रॉपर मैनेजर से कि भैया इसका लोन सैंक्शन करो अगर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है तो। अब बताओ मैंने पीछे कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस किया आपके साथ, बताओ। सर आपने एक कंसेप्ट सिक्योरिटी का डिस्कस किया है, तो इसका मतलब अगला पॉइंट में सिक्योरिटी में लिखूंगा। उसके बाद आपने एनपीए प्रोविजन के पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद आपने रिकवरी इनकम के पॉइंट लिखे हैं। अगर मैं लोन दे रहा हूं तो प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करूंगा, हाँ या ना, रेट साइन करूंगा। सिक्योरिटी के अंदर हमने अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी देखी थी बेटा, सिक्योरिटी के अंदर आपने अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी देखी थी, तो हर एक तरह की सिक्योरिटी पे एक पॉइंट बन सकता है, एक कंट्रोल बन सकता है। लो जी, अगर आपको ये पॉइंट आ गए तो ये क्वेश्चन, मैं वही तो बोलता हूं, बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मंजिल अपने आप खड़ी होती हुई चली जाए। जरा पढ़ो, आप जब किसी को लोन दोगे, बैंक जब किसी को लोन देगा, तो मैं कीवर्ड मार्क कर रहा हूं बेटा, तो सबसे पहले क्या देखेगा, क्रेडिट वर्दीनेस। दूसरा सैंक्शन, एक बच्चे ने सही लिखा, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, क्या वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट साइन करवाएगा, क्या बिल्कुल करवाएगा। उसके बाद देखो क्या वो जितनी भी टर्म्स हैं वो ये भी देखेगा, क्या लोन का पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। वो देखेगा कि एंड यूज ऑफ फंड्स क्या है, यहां मैं पर्पस लिख रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए लोन देने से पहले, बिल्कुल होना चाहिए सर। क्या वो, अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर क्या दोनों के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कह रहे हैं सफिशिएंट मार्जिन, 100 रुपए की सिक्योरिटी है, 100 रुपए का लोन दे दोगे क्या, नहीं सर, सफिशिएंट मार्जिन रखेंगे। स्पेसिफाई इन सैंक्शन लेटर शुड बी केप्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी। इफ द सिक्योरिटी टेकन इन द नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, तो उसकी ओनरशिप हम ट्रांसफर करवा लेंगे कहां पे, बैंक के नाम पे। ऑल सिक्योर, अब देखो सिक्योरिटी के ऊपर पॉइंट है ये सारे सिक्योरिटी के पॉइंट है, तो सिक्योरिटी पे ही 4-5 पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि यार मेन गेम एडवांस में है किसका, सिक्योरिटी का। लो आगे पढ़ो, ऑल सिक्योरिटी रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, एक हमने पढ़ा था ना रजिस्टर्ड मॉर्गेज, तो जिसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है देख लो वो रजिस्टर हो गया है क्या बैंक के नाम पे। मैं वही तो कह रहा हूं, हर तरह की सिक्योरिटी सोचते चले जाओ, यहां पॉइंट मारते चले जाओ। इन द केस ऑफ गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बैंक, तो ये कौन सा हो गया, प्लेज हो गया। तो देखो कंटेंट ऑफ द पैकेज शुड बी टेस्ट चेक एट द टाइम ऑफ रिसीट, ये भी एक कंट्रोल होना चाहिए ना कि पैकेट अच्छे से बंद है या नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई निकाल के खोल के ले जाए। ड्रॉइंग पावर रजिस्टर देख लो कि उसको हर महीने अपडेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अकाउंट जो है, जितना पैसा आप उसे दे रहे हो वो विद इन बोथ ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए। ऑल द अकाउंट विद एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, उसको आप चेक करोगे या कंट्रोल करोगे रेगुलरली। द ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। आप एक बात बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, क्या हमने इंटरनल कंट्रोल के अंदर कोई भी नया पॉइंट पढ़ा जो मैं आपको पीछे नहीं पढ़ा कर लाया? जरा फटाफट से इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट रिवाइज करो। क्या क्या चेक करोगे इंटरनल कंट्रोल जब किसी को एडवांस दोगे तो? क्रेडिट वर्दीनेस, सैंक्शन, एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, एंड यूज ऑफ फंड्स देखेंगे, नेचर ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे, सफिशिएंट मार्जिन लेंगे, पैसा जो है वो सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर के अंदर रखेंगे। अगर ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो रहा है रेगुलराइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर मैंने सिक्योरिटी को रजिस्टर्ड करवाना है तो रजिस्टर्ड करवा के ओनरशिप मेरे नाम पे लूंगा। अगर शेयर वगैरह के बेस पे दे रहा हूं तो ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाऊंगा। तो ये हमारे कंट्रोल थे, सारे पॉइंट वही थे जो आपने पीछे पढ़े हैं। अगर आपका पीछे का मामला स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका बड़ा ही दमदार है। अब बात कर लेते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की। बेटा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब सीवो, मतलब आपको कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन चेक करनी है। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे लोन का? मतलब सामने वाले बंदे ने लोन ले रखा है, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? सर उससे कंफर्मेशन मंगवाएंगे। यहां पे अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर पता है तो आप खुद से लिख दोगे। कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे? सर लोन के डॉक्यूमेंट देखेंगे, सैंक्शन देखेंगे सही तरीके से हुआ क्या, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। जो नीचे वाले पॉइंट थे वही कि विद इन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर के अंदर अंदर है क्या। एक्यूरेसी, रिकवरी देखेंगे टाइमली हो रही है या नहीं हो रही है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कंपोनेंट सही से बाइफरकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैल्यूएशन, सर एट द एंड ऑफ द ईयर जो लोन पेंडिंग है उसको सही से, उसका वैल्यू सही से चेक करेंगे।
राइट एंड ऑब्लिगेशन, सारी पेपर और सारे एग्रीमेंट कंपनी के नाम पे, बैंक के नाम पे होना चाहिए। प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल में सही तरीके से आया या नहीं आया, पहले ये वाले पॉइंट पढ़ो। चलो पहले ये पढ़ लो। चलो बैलेंस शीट में सही तरीके से इंक्लूडेड है या नहीं है, प्रॉपर अमाउंट इंक्लूडेड है या नहीं है, तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, अमाउंट्स इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस आर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। 31 मार्च का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए। एडवांस रिप्रेजेंट ड्यू टू अमाउंट ड्यू टू द बैंक, ऐसा पैसा जो बैंक को लेना है। अमाउंट ड्यू टू द बैंक आर एप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट, ऑडिटर को चेक कर लेना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन सही तरीके से देख लेगा, एडवांस को सही तरीके से डिस्क्लोज करना है, क्लासिफाई करना है। तो ये कौन सी एजर्शन हो गई बेटा, ये पी हो गई, ये वी हो गई, ये कंप्लीटनेस की बात कर रहा है, ये बेसिक पॉइंट है भाई, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना, हालांकि ये भी कंप्लीटनेस को सपोर्ट करते हैं। एप्रोप्रिएट प्रोविजन टुवर्ड एडवांस हैव बीन मेड, जहां पे रिकवरी नहीं हुई, तो ये वैल्यूएशन का पॉइंट हो गया, प्रोविजन बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। The auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence about the advance by study and evaluation internal control relating to advance and by, नीचे वाला कंसेप्ट आ गया, इंटरनल कंट्रोल देखना है। और क्या कह रहा है, आप एडवांस की वैलिडिटी देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट देख लेना, देख लो बैंक का ऑपरेशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी को देख लो, आरबीआई के नॉर्म्स को देख लो फॉलो किया है नहीं किया। ईमानदारी से बताना कंसेप्ट समझ आया क्या। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कंट्रोल पूरा नहीं पूछेगा आपसे, पूरा नहीं पूछेगा ऑडिट ऑफ एडवांस, पूरा नहीं पूछेगा, वो जहां तक है आपसे पूछेगा इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांस। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांस, कौन कौन से कंट्रोल होते हैं वो भी बता दो। बिल्कुल सही रचना, आपने बिल्कुल सही कहा, वो भी आपका वैल्यूएशन है। चलो जी अब आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आया हो। तो मतलब जो पीछे वाले कंसेप्ट थे ना, अगर किसी बच्चे को वो समझ आ गए ना, इसका मतलब उसकी नैया पार है, उसको कुछ भी नहीं देखना। अब रिवेन्यू आइटम, अब बैंक की रिवेन्यू आइटम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। बैंक के पास रिवेन्यू में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और भी वो छोटी छोटी सर्विस देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड देता है, आप डीडी बनवाने जाते हो तो हर चीज पे वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है, तो ये उसकी इनकम हो जाती है। तो आप कैसे इनकम को ऑडिट करोगे वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट बताता हूं। कहता है सबसे पहली बात, in carrying out an audit of income, the auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that recorded income accrues from the transaction which took place during the relevant period and pertains to bank. There is no unrecorded income. The income is recorded in the proper amount and in proper period. तो क्या कह रहा है, एक ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, इनकम का ऑडिट करना है बेटा, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। क्या, 3 पॉइंट, इनकम आपकी अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए कोई भी, तो मतलब ये कंप्लीटनेस की बात कर रहा है, मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए और प्रॉपर पीरियड में बुक होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। आरबीआई डायरेक्शन, ये दोनों पॉइंट एक है। आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई क्या कहता है, सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AS 9 आरबीआई डायरेक्शन। आरबीआई कहता है 1% याद रखना, यहाँ पे 1% याद रखना। आरबीआई कहता है यदि आपकी इनकम एक्सीड है 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक इफ द इनकम इज रिकॉर्ड ऑन ए ग्रोस बेसिस, अगर आपकी इनकम किसी भी सोर्स से आ रही हो, अगर वो 1% से ज्यादा है, अगर आप इनकम निकाल रहे हो ग्रोस बेसिस पे, ठीक है, और आपकी इनकम 1% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इफ द इनकम इज रिकॉर्ड नेट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, शुड बी कंसिडर ऑन अक्रल बेसिस एज पर AS 9। बेसिकली बैंक आपको, आरबीआई आपको क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो तब आपको समझ आ जाएगा। आरबीआई कहता है अगर जहां से भी, जिस भी सोर्स से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, अगर वो इनकम आपकी 1% से ज्यादा है, ग्रोस के बेस पे ले रहे हो तो, नेट प्रॉफिट के बेस पे ले रहे हो तो, नेट ऑफ कॉस्ट अगर वो 1% से ज्यादा है, तो आप उस इनकम को रिकॉर्ड कर लो अक्रल बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर इनकम आपकी 1% से कम है तो वो कैसे रिकॉर्ड होगी, कैश बेसिस पे। अगला पॉइंट पढ़ो, मटेरियलिटी वाला। इफ एनी आइटम ऑफ इनकम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटेरियल एज पर द अबव नॉर्म्स, अबव नॉर्म कौन से थे, 1% वाले, इट मे बी रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव। व्हेन रिसीव का मतलब क्या हुआ, कैश बेसिस। तो इनकम रिकॉग्निशन में ऑडिट समझ आया। सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए, सही अमाउंट होना चाहिए, सही पीरियड में होना चाहिए। आरबीआई डायरेक्टिव क्या है कि आपको 1% ग्रोथ, अगर आपको इनकम अक्रल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, यदि इनकम आपका 1% ऑफ ग्रोस बेसिस पे ले रहे हो तो, अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हो तो
नेट ऑफ कॉस्ट वो 1% से ज्यादा है तो भी आप अक्रल बेसिस पे लोगे। मेटेरियलिटी क्या बोलता है, अगर आपकी इनकम 1% अबव नॉर्म से कम है तो आप उसको रिसीवेबल, जब आपको रिसीव होती है तब आप लोगे। रिवेन्यू सर्टेनिटी क्या बोलता है, देखिए ये हमारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैंक रिकॉग्नाइज इनकम ऑन अक्रल बेसिस, ये हमने बता ही दिया। व्हेन इट इज अर्नड, इट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर अक्रल इनकम दैट इट शुड नॉट बी unreasonable to expect its ultimate collection. In modern day banking the entry for interest income or advance are automatically generated. बैंक के CBS सिस्टम में ऑटोमेटिकली चलती है। revenue uncertainty, revenue uncertainty in view of the significant uncertainty regarding collection of income arising in respect of non performance asset, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं बेटा। ये अगर आपने कोई ऑलरेडी एनपीए हो चुका है तो उसकी इनकम आपको रिवर्स करनी पड़ती है। द गाइडलाइंस रिक्वायर दैट बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम और नॉन परफॉर्मिंग एसेट अंटिल इट एक्चुअली रियलाइज। एनपीए के केस में आपको इनकम नहीं रिकॉग्नाइज करनी जब तक वो मिल ना जाए। व्हेन ए क्रेडिट फैसिलिटी इज क्लासिफाई एज ए एनपीए फॉर फर्स्ट टाइम, आपने किसी चीज को, किसी लोन को फर्स्ट टाइम एनपीए बना दिया, इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिट टू द इनकम, जो आपने इंटरेस्ट अक्रू करके क्रेडिट किया हुआ था बट आपको मिला नहीं, इन द कोरस्पोंडिंग प्रीवियस ईयर विच हैज नॉट बीन रियलाइज शुड बी रिवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो इंटरेस्ट आपने एनपीए पे बुक किया हुआ है बट आपको नहीं मिला है उसे भी रिवर्स करना पड़ता है। दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटी एडवांस एल्सो। ये आ गया जो मैंने आपको करवाया था ना कि गवर्नमेंट गारंटी एडवांस को हम एनपीए की तो एक्सेप्शन बोलेंगे बट इनकम रिकॉग्निशन की एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे। वो आप यहाँ पे देख सकते हो रिवेन्यू अनसर्टेनिटी के अंदर। एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी, ये वही है जब मैंने आपको बताया था केवीपी और जो एफडी के अगेंस्ट आप लेते हो वहां पे आप इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये रहा इनकम रिकॉग्निशन वाला पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लाइफ पॉलिसी मे बी टेकन टू इनकम अकाउंट ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल ऑन द अकाउंट। तो ये कितने पॉइंट हो गए बेटा आपके एग्जाम के लिए, बहुत है। 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक मजे की बात बताता हूं, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, मजे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आपके पेपर में आरटीपी में या एमटीपी में ये क्वेश्चन आया है कि भैया ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर बताओ इनकम के लिए क्या आएगा। लेकिन आईसीआई ने पता है गेम कैसे खेला, आईसीआई ने ये पॉइंट बना के दे दिए, ऑडिटर कंसर्न, आरबीआई डायरेक्शन, मटेरियलिटी, रिवेन्यू अनसर्टेनिटी। मतलब आईसीआई ने पॉइंट भी दे दिए, बस वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। अब बच्चा सोचेगा पता नहीं पॉइंट कहां से आ गए। बेसिकली आईसीआई ने आपको पॉइंट भी दे दिए कि बैंक ऑडिट में भैया इनकम आप जब ऑडिट करते हो तो इन 5 पॉइंट के बारे में बताओ। समझ आया क्या, फटाफट से बताओ मुझे समझ आया क्या। उसके बाद देखिए रिवर्सल ऑफ इनकम मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा। अगर कोई भी एनपीए बन गया है तो आपने अगर उसके अगेंस्ट कोई इनकम रिकॉग्नाइज कर रखी है तो उसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, यदि आपने एफडी, किसान विकास पत्र या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट ले रखा है तो आप इनकम बुक कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर आपको गारंटी दे रखी है उस केस में भी आप बुक नहीं कर सकते। ठीक है, सभी पे आपको करना पड़ेगा। और अगर आप किसी एनपीए के अगेंस्ट पार्शियल रिकवरी करते हो, भाई पार्शियल रिकवरी हो गई तो आपको AS9 को फॉलो करते हुए उसे एडजस्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेमोरेंडम अकाउंट, ये सुन लो क्या होता है। बस 10 मिनट का सेशन रह गया, लास्ट 5 to 10 मिनट्स। एनपीए मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरेंडम अकाउंट भाई हमने क्या बोला, एक बैंक है एसबीआई बैंक, हमने एसबीआई बैंक को बोला कि अगर कोई एनपीए हो गया तो उसको उस पे आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा। बैंक कहता है यार अगर मैं एनपीए पे इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा कितना इनकम ऐसा है जो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, या कितना इनकम ऐसा है जो मैंने बुक ही नहीं किया। तो रूल कहता है ठीक है, उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बना लो, मेमोरेंडम अकाउंट। मतलब ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ये आप अपना मेन बैलेंस शीट वगैरह में नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। वहां पे आप क्या करो, अपने एनपीए को ले आओ पूरा, उस पे आप अपनी इनकम देख लो कितनी आ रही है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दैट इज योर मेमोरेंडम अकाउंट। पढ़ो, ऑन एन अकाउंट टर्निंग एनपीए, अगर कोई अकाउंट एनपीए बन गया, बैंक शुड रिवर्स द इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज एंड नोट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रिवर्स भी कर देगा। एंड स्टॉप फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी फ्यूचर में डालना बंद कर देगा जब तक उसे रिसीव ना हो।
बैंक में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच अक्रूड इंटरेस्ट, कंटिन्यू टू रिकॉर्ड इन सच अक्रूड इंटरेस्ट इन ए मेमोरेंडम अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर कंट्रोल पर्पस। जस्ट अपने कंट्रोल पर्पस के लिए वो मेमोरेंडम अकाउंट में बुक कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रोस एडवांस इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन मेमोरेंडम अकाउंट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको आप अलग से अकाउंट में नहीं लेके जा सकते। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब बैंक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हालांकि देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं जनरल है जो हम ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या बैंक अपना पैसा कहां कहां रखता है? सर बैंक अपना पैसा जनरल इन्वेस्टमेंट में रखता है, ठीक है जी। दूसरा, सर बैंक हो सकता है अपने ही ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सबसी में इन्वेस्ट करे। तीसरा, सर बैंक है ना आरबीआई वगैरह एसएलआर में भी पैसा डाल के रखता है। तो क्या जो बैंक पैसा आरबीआई के पास रखता है, क्या आरबीआई उस पर भी इंटरेस्ट देता है? क्या बिल्कुल देता है। मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट पे इनकम है 100, टोटल इनकम कितनी है? टोटल है 100, तो 100 में से 70 है मेरी मेन इन्वेस्टमेंट इनकम, ज्वाइंट वेंचर वगैरह से है 20 और 10 है एसएलआर, तो इस तरह से टोटल 100 है। तो जब आप बुक्स के अंदर दिखाओगे ना तो 70 को अलग दिखाओगे, 30 आपको अलग दिखानी पड़ेगी, आप टोटल 100 नहीं दिखा सकते। पढ़ो जरा। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इंक्लूड ऑल इनकम ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एक्सेप्ट income earned by way of dividend from subsidiary, joint venture, abroad or in India, broken period interest paid on security purchase and amortization of premium on SLR investment in net off from the interest income from the investment। आपको net off करनी है, बेसिकली उसको हटा के आपको दिखाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आपके उसके ऊपर वो आप P&L में ले जाओगे। अगर आप रिवैल्यूएशन भी कर रहे हो इंटरेस्ट को तो भी वो कहाँ चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस आपको पता है बेटा क्या होता है? मेन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज द मेन एक्सपेंस। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ थोड़ा सोच कर कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर आप क्या देखना पसंद करोगे, सोच कर बताना। तो एक्सपेंस में एक हम देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक प्रोविजन, ठीक है। बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या देखोगे? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस में सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक बेसिक बता दूं, बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है, पता है ना आपको? मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसका मतलब जब मेरे को यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा तो एक ऑडिटर को देखना पड़ेगा उसका क्वार्टरली क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना था, उसके लिए एवरेज बैलेंस निकालना पड़ता है और उस पर रेट अप्लाई होकर इंटरेस्ट निकलता है। इसी तरह Q2 का निकलेगा, Q3 का निकलेगा, Q4 का निकलेगा। तो ऑडिटर को बेसिकली एवरेज बेसिस से भी ये भी चेक करना पड़ेगा, Q2 का भी, Q3 का भी और Q4 के एंड बैलेंस का भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है, आपका बैलेंस एवरेज मैटर करता है, वेटेड एवरेज में लेते हैं हम। आरबीआई की गाइडलाइंस आप देखोगे, पेमेंट आप देखोगे कि भाई वो पे हुआ या नहीं हुआ। ये 5 पॉइंट देख लो। द ऑडिटर शुड ऑन ए टेस्ट चेक बेस वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। क्या देखेगा? इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू डेट एंड बैलेंस शीट एंड वेरीफाई वेदर देयर हैज बीन नो एनी एक्सेस और शॉर्ट क्रेडिट ऑफ मटेरियल अमाउंट। ठीक है, आपने चेक कर लिया भाई सारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे हुआ है। इंटरेस्ट रेट, मैं कीवर्ड हाईलाइट कर देता हूं, इंटरेस्ट रेट आर इन अकॉर्डेंस विद बैंक इंटरनल रेगुलेशन एंड आरबीआई डायरेक्टिव्स। In case of fixed deposit, it should be examined whether the interest rate in accounting system are in accordance with interest rates mentioned in fixed deposit receipt or certificate। FD का जो सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से। Interest on saving account should be test check on the basis accordance with the rules framed by the bank in itself। तो बेसिकली इंटरेस्ट में वो घुमा रहा है, FD का इंटरेस्ट रेट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट, और एक उसने कॉमन पॉइंट बना दिया इंटरेस्ट रेट एज पर RBI। Interest on inter branch balance has been provided at the rate prescribed by the head office। बस आपको गेम खेलना आना चाहिए, गेम खेलना आ गया आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू और मैच्योर टर्म शुड बी एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइड फॉर। तो ये आप सेल्फ करना, ये आपका हो जाएगा, जस्ट वन रीड। ठीक है, इंटरेस्ट मेन था इसलिए मैंने रीड करवाया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका सेम है एज ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक और बात बता दूं, ये आपका एमटीपी में आया है ये क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। क्यों? क्योंकि प्रोविजन के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? सर एडवांस की नॉलेज होनी चाहिए,
एनपीए कब कहलाएगा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कितना परसेंटेज अप्लाई करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारे रूल यहाँ लग जाएंगे। मैं एक बार आपको रीड करवा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो सेम है जो ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख के आते हैं। द ऑडिटर शुड स्टडी एंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सबसे पहला स्टेप, relating to expense including authorization procedure in order to determine the NTE of further audit procedure। control testing की बात हो गई। The auditor should examine whether there are any divergent trend in respect of major expense item of expenditure, कोई trend वगैरह है क्या। The auditor should perform an overall analytical review for the payment and provision by month on month basis, आप एनालिटिकल कर लो। The auditor should verify expense with reference to document evidence, purchase debit note receive wherever required। The auditor should also check the calculation where required and also assess reasonableness of expenditure by working out the ratio to the total operating expense and comparing it with the corresponding figure of the previous year। मतलब यहाँ पे बैंक ऑडिट का कोई भी लेना देना नहीं था, जिस तरह से हम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेक करते हैं वो लिखा हुआ था। ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको बैंक का नॉलेज होना चाहिए। लो जी, for audit of provision and contingencies, the auditor should ascertain compliance with the various regulatory requirement for provision contained in various circulars। प्रोविजन का अलग अलग टाइम पे सर्कुलर आता रहता है। तो मैं यहाँ पे देखो प्रोविजन मुझे लगता है आपके पेपर में आ सकता है, तो मैं समरी बना रहा हूँ, तो आपको सर्कुलर देखना होता है, ठीक है, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट के लिए। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एज हाउ द बैंक कंप्यूट प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट एंड नॉन परफॉर्मेंस एसेट। तो आपको स्टैंडर्ड प्लस एनपीए पे बैंक की वर्किंग देखनी है। It will primarily include the basis of classification of loan and receivable into standard, substandard, doubtful loans as non-performing asset। क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट आ गया जो आप पढ़कर आए हो, ठीक है। For verification of provision on standard asset, the auditor should verify the loan classification on sample basis। sample basis पे loan classification देख लो। The auditor should obtain the detailed breakup, भैया कोई भी जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा एक, breakup of standard loan, non performing and agree the outstanding balance with the general ledger, आपस में मैच कर लो। The auditor should examine whether the by performing recomputation the provision in respect of standard loan NPA and NPI comply with the regulatory requirement। आप रिकम्प्यूट कर लो क्योंकि सब कुछ एक्सेल में है, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। The auditor should obtain the tax provision, टैक्स का प्रोविजन कंप्यूटेशन देख सकते हो, क्योंकि प्रोविजन देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। तो प्रोविजन सिर्फ एनपीए के लिए थोड़ी ना बनता है, खर्चों के लिए भी बनता है, टैक्स के लिए भी बनता है। तो अगला पॉइंट ये कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे समझ लो एनपीए वाली बात खत्म हो गई। टैक्स का प्रोविजन भी देख लो कि भैया बैंक ने इनकम वगैरह सही से कैलकुलेट किए, टैक्स प्रोविजन सही बनाया है। नीचे कह रहे हैं बाकी खर्चों के प्रोविजन भी देख लो कि खर्चे जो हैं, जैसे सैलरी का प्रोविजन हो गया, बाकी सारे प्रोविजन है वो भी सब सही बनाया है। ये कंसेप्ट छोड़ दो, ऐसे ही है। ये क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम। अगर प्रायर पीरियड आइटम को डिस्क्लोज करना है तो इस तरह से आप इंटरेस्ट जनरल 5 साल का एक प्रायर पीरियड बता सकते हो और वो दे सकते हो। तो ये था हमारा बैंक ऑडिट का चैप्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट 4 नंबर के अंदर आपके पेपर में आ सकता है LFAR। जिस तरह से भैया कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से बैंक को एक LFAR रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन बैंक को रिपोर्ट करनी होती है और ऑडिटर को देखना होता है। तो LFAR क्या है, एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो गई जिसके अंदर बैंक की सारी बातें आ जाएंगी और वो फाइल आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार कंसेप्ट रीड करवा देता हूँ। जो चीज़ मेरे को पता है भैया इंपॉर्टेंट है वो मैं बिल्कुल नहीं छुड़वाऊंगा। और दूसरा, अभी क्वेश्चन बैंक बाकी है। अब जिस बच्चे ने इतना कर लिया तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बैंक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में करवाऊंगा मैं, प्लानिंग वाले, जो मैंने कहा था ना कॉमन चीजें होती है। कहाँ है, वैसे तो क्वेश्चन बैंक में भी करवाया है मैंने ये LFAR, लेकिन फिर भी मैं देख लूँ यार इसमें कवर हो जाए। ये रहा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। बिसाइड द ऑडिट रिपोर्ट एज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डिस्कस अबाउट द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक require the auditor to furnish a long form audit report. The matter which the bank require their auditor to deal with in long form audit report have been specified by the RBI। कौन स्पेसिफाई करेगा, RBI स्पेसिफाई करेगा। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है। द LFAR ये MCQ में आ सकता है। कब सबमिट करना होता है, बिफोर 30 जून एवरी ईयर।
कीवर्ड हाईलाइट कर देता हूँ। टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ LFAR। अब भाई टाइम कम है, 31 मार्च के बाद, जून में समय कितना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फॉर कंप्लीशन ऑफ LFAR इज रिक्वायर्ड while the format of LFAR does not require an executive summary to be given, member may consider providing the same to bring out the key observation from the whole document। अब बात समझिए, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन बैंक इसका कहां अवेलेबल है, पूरा क्वेश्चन बैंक करवाया है, एक एक क्वेश्चन, और 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्लानिंग वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये मत बोलना कपिल सर ने नहीं करवाया, भाई मैंने देखो पूरा चैप्टर दिया है ईमानदारी से। अब आपका काम बनता है पूरा चैप्टर ईमानदारी से आप भी कंप्लीट कर लो। एक बार मैं आ जाता हूं आपके सामने, तब तक आप मुझसे जनरल बात कर लो, मुझे बताओ यार आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, जो मैं 2 दिन से आपके साथ लगा हुआ हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब ऑडिट का एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं मेरा भी एग्जाम होता है, क्योंकि मेरे बच्चों का एग्जाम है, तो मैं शांत नहीं बैठ सकता। तो आपको कैसा लगा ये बता दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बैंक की वीडियो दिखा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन कवर होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि पेपर में प्लानिंग का कौन सा क्वेश्चन मैं देख के जाऊं, जिससे कि मेरा कुछ भी मिस ना रहे। और बैंक ऑडिट अगर 10 नंबर का आ गया तो आप 10 के 10 नंबर स्कोर करके लेकर आएंगे। बेटा चैप्टर 4 का शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैराथन में कवर्ड है, आप जाके देख लो। लो जी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका। जरूरी नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा 2 की स्पीड पे अभी देख लेना, 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे अभी देख लेना, बाद का चक्कर मत रखना। ये देखो, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ देखो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, CA इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक डिस्कशन, CA इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कहाँ चला गया, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद CA इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक डिस्कशन, मैं यहाँ पे आया, 2 दिन हो गए, इसको मैंने पोस्ट किया। अब नीचे जाइए, इसमें टोटल देखो बहुत सारी वीडियो एडिड है, लेक्चर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th लेक्चर देखिए बेटा, 13th लेक्चर देखिए, बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, बैंक ऑडिट के 100% सारे क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे रहेंगे, यूट्यूब पे कवर है, जरूर देख कर जाइएगा। कैसा लगा मुझे बताइएगा आपको ये बैंक ऑडिट का रिवीजन, मेरे द्वारा बहुत तेज करवाया है मैंने। रेगुलर कोर्स के अंदर हम 6 से 7 घंटे लगाते हैं, मुझे नहीं पता मैं कितना जस्टिफाई कर पाया हूँ, वो आप ही बता पाएंगे कमेंट के अंदर कि सर मैंने कितना जस्टिफाई किया है इस सेशन को आपके साथ। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब बच्चे मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि सर एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिवाइज करवा दो, और एक मेरे को कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। भाइयों मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आपकी आज की रात कयामत की रात बोलता हूँ मैं, ये जो रात है ये कयामत की रात है, सोने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे सो लो, 3 घंटे सो लो, बहुत है। आप सुबह तक खुद पढ़ाई कर लो, सुबह तक खुद पढ़ाई कर लो। 7 बजे जब उठोगे 1 घंटे में ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन मैं करवा दूंगा, और अगले आधे घंटे में वो जो 3-4 क्वेश्चन मेरे को आपको बताने हैं, 15 मिनट में, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट में वो 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा। एक 1.25 घंटे का सेशन मेरे को दे देना। अभी मैं भी रेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबा समय हो गया काम करते हुए, मैं बैक टू बैक काम कर रहा हूं बेटा, और सारे एडमिन काम भी मैं ही कर रहा हूं, मतलब कैप्शन बनाना, वो वीडियो के नीचे सारा डिस्क्रिप्शन लिखना, वो सब मैं कर रहा हूं। तो ये था एक पूरा आप लोगों के लिए बैंक ऑडिट। बस उम्मीद यही करता हूं आप लोगों से, मैं क्या उम्मीद करता हूं, जब आपका पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो एक तो उस रिजल्ट वाले दिन अपने भाई को जरूर याद करेंगे आप, चाहे आपने मेरे से क्लासेस ली हो या ना ली हो। यार अभी आप मेरे से पूरा पढ़ रहे हो तो आप मेरे को याद कर सकते हो उस दिन। दूसरा, जो आपके जूनियर्स हैं, अगर आपको लगता है कि मैं यार प्रैक्टिकली पढ़ा पाता हूँ, आपको मैं बिठा पाता हूँ, बांध पाता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, आपको होल्ड करके रखना, दिस इज नॉट ए इजी जॉब, आपको पता ही है, दिस इज वेरी टफ टू होल्ड ए स्टूडेंट फॉर 2 आवर और 3 आवर।
अगर आपको लगता है कि वो मैं कर पाता हूँ तो अपने दोस्तों को और अपने जूनियर्स को प्लीज़ मेरी क्लासेस के बारे में ज़रूर सजेस्ट करना। मैं आपको प्रोमिस करता हूँ मैं इस तरह की सर्विसेज जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को देता रहूँगा और इस सोसाइटी को किसी ना किसी तरह से सर्व करता रहूँगा। जब ये वीडियो बंद हो जाएगा तो 500 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक वो स्टूडेंट जिसने 2 घंटे बिताए हैं वो एक कमेंट करेगा, सर आई विल अचीव 70+ मार्क्स इन ऑडिट। एक ही कमेंट आपसे चाहता हूँ, सर आई विल अचीव 70 मार्क्स इन ऑडिट। सर की जगह आप भाई भी यूज़ कर सकते हो, दोस्त भी यूज़ कर सकते हो, जो वर्ड आप यूज़ करना चाहें। इसी के साथ सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करोगे फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जो आपका फल आपके हाथ से लेके चला जाए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ, भरोसा किया मेरे ऊपर इस क्रूशियल टाइम के अंदर, इस इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट जरूर कर जाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार देंगे।